बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन देखकर आपको लगेगा कि भारतीय मार्केट के लिए आज एक अच्छा दिन रहा, लेकिन फैक्ट यह है कि बड़ा पैसा आज बना होगा शॉर्ट साइड पर। जी हाँ, कुछ देर में डिटेल में जब डिस्कस करेंगे मैं और वीरू तब बात करेंगे, लेकिन खुलने के बाद हम बुरी तरीके से नीचे आए। हालांकि अब लोअर लेवल से फिर एक रिकवरी आ रही है, तो एक टेक्स्ट बुक प्ले था आज कि गैप अप में सेल करें और न्यूट्रल जोन में जब आ जाए तब शायद एक बाइंग आए। मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी है, होपफुली ये सस्टेन करे। चलिए देखते हैं आखिरी के 1.5 घंटे में क्या रहेगा। वीरू, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल, और गुड आफ्टरनून। शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अच्छे ग्लोबल संकेत और ट्रेड डील पर ट्रंप के पॉजिटिव बयान के बावजूद बुल्स पड़े पस्त, गैप अप हुआ फेल। ऊपरी स्तरों से निफ्टी 200 पॉइंट से ज़्यादा फिसल कर 25,350 के करीब। निफ्टी बैंक पे हल्का पड़ा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और ChatGPT पड़े सटीक। अच्छे नतीजों के बाद डॉक्टर एडीज भागा, शेयर करीब 6% उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना। साथ ही रैलिस इंडिया और कल दौड़े। उधर स्पॉटलाइट फेडरल बैंक में भी खरीदारी कायम और ChatGPT डाबर आइनॉक्स पिन में भी मजबूती कायम। डिफेंस, सरकारी बैंक और कैपिटल मार्केट में सबसे ज़्यादा तेज़ी। तीनों इंडेक्स 1.5 से 2% मजबूत। साथ ही फार्मा, मेटल्स और फार्मा में खरीदारी, लेकिन रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में फिर शुरू हुई बिकवाली। अच्छे नतीजों के बाद वारी एनर्जी और बैंक ऑफ इंडिया में दिखी जोरदार रफ्तार। 5 से 8% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार दोनों शेयर, लेकिन नतीजों के बाद PNB हाउसिंग में मुनाफा वसूली हावी। शेयर 8% टूटकर वायदा का टॉप लूजर बना। इटर्नल में ऊपरी स्तरों से जमकर मुनाफा वसूली, हाई से 9% टूटा। अच्छे नतीजों के बावजूद बाजार CEO दीपेंद्र गोयल के इस्तीफे से हुआ निराश। और सोने चांदी में मुनाफा वसूली के चलते गोल्ड और सिल्वर ETFs की तगड़ी पिटाई। SBI निप्पॉन, HDFC और टाटा सिल्वर ETF में करीब 5 से 12% की गिरावट। वहीं गोल्ड ETF भी करीब 7% फिसला। ऊंचे प्रीमियम और मार्जिन फंडिंग के चलते भी ETFs में ज़्यादा गिरावट। नतीजों के लिए कल बड़ा दिन। निफ्टी की 4 कंपनियां श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला, इंडसइंड बैंक और JSW स्टील पेश करेंगे अपने नतीजे। 33% घट सकता है श्रीराम फाइनेंस का मुनाफा, लेकिन ब्याज से कमाई में 14% का उछाल संभव। BPCL, MCX समेत वायदा की 8 कंपनियों का नंबर्स का भी रहेगा इंतजार। थोड़ी सी आज मैं एक बोल्ड कॉल ले रहा हूँ। निफ्टी में ये जो रैली है ना, जहाँ भी फेल हो, 25,300, 350, 400, 450, वहाँ शॉर्ट करने का मौका ढूंढें बेसिकली। ये बिल्कुल मत सोचें कि बाजार ने कल बॉटम बना दिया। हो सकता है बना दिया, वो हमको बाद में पता चलेगा। लेकिन जो मेरा एक व्यू है ना, बाजार में नॉर्मली बॉटम जो है ना, वो खराब खबरों पर बनता है। ये जो रैलीज होती है ना, ये सकर्स रैली कहता हूँ इन्हें मैं, जो मतलब एक अपॉर्चुनिटी होती है सेल करने के लिए। फिर बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 25,450 से 25,500। ये क्या है? ये वो जोन है जहां पर निफ्टी ने 2 बार सपोर्ट लिया। जिस तरीके से एफर्टलेसली कल वो टूटा था, यही आपका एक बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर 25,300, 345 पर ये रैली फेल हो अगर, तो बेचें और एक स्टॉप लॉस लगा दें 25,450 का। 59,500 से 59,600 बैंक निफ्टी पर अब एक बड़ी रेजिस्टेंस होगी, और कोई भी रैली अगर फेल होगी तो वो यहीं पर फेल होने का एक बड़ा रिस्क रहेगा। अगर 59,400 से 500 तक के बीच में या उससे पहले ही अगर कोई रैली फेल हो, तो 59,600 के स्टॉप लॉस के साथ बेचें। निफ्टी डे हाई पर है और अब निफ्टी के पुट्स भी हाई लगा रहे हैं, सेंसेक्स के पुट्स भी अब रिकवरी दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक रिस्क है इस मार्केट में। मैं अभी भी बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि प्लीज़ फंसिएगा मत इस रैली में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
चलिए, सुबह फीलिंग आ रही थी एक वो, और कई बार स्क्रीन आपको बता देती है जिस तरीके से पुट के प्राइसेस बढ़ रहे थे वीरू। पहले वो आधे घंटे 45 मिनट के बाद 25,435 तक गए हम, और उसके बाद वहाँ से करीब 250 पॉइंट फिसले। अब डे लो से भी थोड़ी रिकवरी आई है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी इंटरडे रखिएगा एक बार ज़रा, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए आप कहाँ तक गए हम, और एग्जैक्ट हमने 59,600 के स्टॉप की बात की थी, 59,573 से फिसले और फिर 58,823 तक गए। तो एक ऑलमोस्ट आपको एक 400-500 पॉइंट का एक मूव मिला होगा अब। और बैंक निफ्टी जो है वो अब वीक बन गया है। एक टाइम पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स था वही अब मार्केट के लिए सबसे बड़ी वीकनेस बन गया है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी तेज़ी है, लेकिन ऊपरी स्तरों से ये भी फिसले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 1% गेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एटलीस्ट मिड कैप 1% गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। एक बार एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए जरा, 2.5:1 का है ऑलमोस्ट, ये अच्छा है। हाँ, ऑब्वियसली सुबह तो बहुत बड़ा गैप था, वो तो खैर टिकना नहीं था 8:1 का। अभी 2.5:1 का है। अगर ये भी रहेगा और अगर 3:1 का हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा होगा। और एक बार लेकर आइए इंडिया विक्स आप। हमने ये 2 पैरामीटर्स की बात की है कि इन 2 पैरामीटर्स पर आपको नज़र रखनी है। सुबह का लो था 12.9, लेकिन आज तेज़ी वाली मार्केट में भी जिस तरीके से इंडिया विक्स ऊपरी निचले स्तरों से 8% के करीब उछल कर आया है, ये कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि इस समय मार्केट में हल्का सा पैनिक तो है। और बड़ा सवाल यही है फिर कि कल का लो बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि अब एक सेकेंड राउंड ऑफ रैली आ रही है और ये हमारे लिए काफ़ी क्रूशल होगी कि ये वाली रैली सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनुज। ये यक्ष प्रश्न रहेगा सुबह अनुज, वो कोलैप्स और फ्रॉम आई थिंक 59,500 इन निफ्टी बैंक और करीब 25,425 से निफ्टी बैंक में। अब इस प्राइस पे व्यू क्या है अनुज? सुबह जो ग्लोबल मार्केट्स में रैली थी या फिर ट्रम्प साहब के बयान, जिसको आप कह भी रहे थे कि शायद बाजार बहुत तर्कसंगत या फिर बहुत तवज्जो नहीं देगा, है ना, वैसे ही हुआ। अब लेकिन जो ये लोअर लेवल पे सपोर्ट आ रहा है, ये रिजिलियंस, इसको कोई रिस्पेक्ट देनी है या फिर इंडेक्स यही चुनाव करेगा कि कुछ टाइम यही स्पेंड करे, लग क्या रहा है? और निफ्टी बैंक पे व्यू क्या है इस प्राइस पे? बिल्कुल, देखिए वीरू, असल में इशू क्या है ना, अपने आप से पूछे क्या हम सिर्फ ट्रम्प की वजह से गिर रहे थे? एक फैक्टर था वो, विदाउट अ डाउट, लेकिन हम सिर्फ उसकी वजह से नहीं गिर रहे थे, उस फैक्टर की वजह से नहीं गिर रहे थे, हमारे अपने फैक्टर थे। हाँ, उसकी वजह से थोड़ा सा, उस फैक्टर की वजह से थोड़ा एक्सेलरेशन जरूर हुआ था, लेकिन हमारी दिक्कत हमारी खुद की है। हमारी एक बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग मार्केट है। ऐसा नहीं ना कि 14 दिन में सारी मार्केट इतनी गिरी है, हमारी मार्केट ही गिरी है ना। डॉलर रुपी ही तो कोलैप्स हुआ है, बाकी सारी करेंसी थोड़ी ना कोलैप्स हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डर है ये हमारी मार्केट का है। अर्निंग्स हमारी ख़राब है, बाकी किसी मार्केट की ख़राब नहीं है। टेक्सचर सेल ऑन रैली का है। आज देखिए मार्केट ने आपको एक ट्रेड दे दी, और मैं सच बताऊं ना, एक्सपायरी वाले दिन एक ऐसी ट्रेड मिल जाए, बहुत बड़ी ट्रेड होती है वो। आप सेंसेक्स का इंटरडे चार्ट उठा के देख लीजिए। हालांकि हम सुबह जब लेवल्स डिस्कस करते हैं तो निफ्टी के करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो एक ऐसी ट्रेड मिल जाए आपको दिन में, बस उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। अब उसके बाद रिकवरी आए नहीं आए वो देखने वाली बात है। जब तक 2-3 दिन हम डे हाई पर ना बंद हो, बल्कि ऐसा हो कि हम खुले नीचे और ऊपर बंद हो। हम खुले ऊपर और नीचे बंद हो, वो सबसे खराब टेक्सचर है। भले ही हम नीचे खुल के नीचे बंद हो जाएं, लेकिन ऊपर खुल के अगर नीचे बंद हो, वो टेक्सचर सबसे खराब होता है मार्केट का। वहाँ पर लोगों का पैसा जाता है। तो इसके लिए एक, जब तक ये डे हाई पर बंद ना हो तब तक भरोसा नहीं आएगा इस मार्केट पर। और एक और चीज़, FIS किसी भी रैली को टिकने नहीं देते। ऐसा नहीं कि पहले वो नहीं बेच रहे थे, लेकिन अब वो जब बेचते हैं तो सामने यहाँ पर सेंटिमेंट ख़राब है, तो इस वजह से दिक्कत है। बाजार का सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब है। और एक चीज़ मैं फिर कह रहा हूँ, हर रैली में अपनी फंसी हुई पोजीशन से निकलें। ज़्यादा लालची ना बने कि थोड़ा और लॉस कम हो जाएगा। कुछ स्टॉक्स में जहाँ पर आप गंदे फंसे हैं, वहाँ पर अगर आपको रैली मिल रही है तो उसमें से निकलने की कोशिश करें। अब आता हूँ मैं आपके दूसरे सवाल पर कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे वॉच आउट करने के लिए। निफ्टी पर जो लेवल वॉच आउट करना होगा वो होगा 25,100 से 25,150। ये पहला सपोर्ट रहेगा आपका। और उसके बाद ऑल इंपॉर्टेंट सपोर्ट फ्राइडे का लो, कल का लो 24,975 से करीब 25,025 के करीब। पहली रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 25,300 से 25,350 अगर वो क्रॉस हुआ तो। और फिर बड़ी रेजिस्टेंस जो आज सुबह हमने बात भी की थी 25,450 के करीब आसपास आपको मिलेगी। जब तक इन लेवल्स के ऊपर जाकर आप क्लोज ना हो जाएं, बड़ा पैसा आपका सेल ऑन रैली पर ही बनेगा, जैसा कि आज बना है। जो बड़ी ट्रेड थी वो सेल ऑन रैली की थी। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए आप, क्या शानदार ट्रेड रही है आज। मतलब एक गैप अप एग्जैक्टली उसी जोन में आके, जो 20 डेमा का जो लेवल आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, आज
चुंबक की तरह उसी ने रेजिस्टेंस का काम किया। एग्जैक्टली वहीं पर जाके बैंक निफ्टी फिसला और वहाँ से आप इस तरीके से नीचे आए और वही रेजिस्टेंस है आपकी। सपोर्ट 58,500 से 58,800 पर है और रेजिस्टेंस आपकी 59,200 से 59,500 पर है। लेकिन आज के ट्रेडिंग में एक मैसेज है आपके लिए कि हमारी मार्केट में अभी कुछ दिक्कत है और अगर इतने बड़े ग्लोबल रिकवरी पर भी अगर हमारी मार्केट पार्टिसिपेट उस लेवल पर नहीं करना चाहती है वीरू, जबकि हम सबसे ज़्यादा ओवरसोल्ड मार्केट हैं, इतनी ओवरसोल्ड मार्केट, मतलब आज मार्केट को कम से कम निफ्टी पे 300 पॉइंट ऊपर होना चाहिए था, वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि इस समय मार्केट में दिक्कत है। दो सिनेरियो हैं, एक तो आज का लो ये बच जाए, अगर ये बच जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन अगर आज का लो टूट गया तो फिर कल का लो वो बचना चाहिए, वरना फिर मार्केट में बड़ी दिक्कत आएगी। चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रहा वीरू ये समझ लेते हैं आपसे, एफ&ओ में खास तौर से। बिल्कुल अनुज, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस में सबसे पहले मैं रखना चाहूँगा मेटल्स में JSPL एक्यूट स्ट्रेंथ। मैं आज रिवर्सल या फिर मैं आज इंटरमीडिएट टर्म जो स्टेटस है किसी भी स्टॉक का उसको नहीं पकड़ूंगा। मैं एक्यूट स्ट्रेंथ 1071 पे जनरल स्टील एंड पावर आपकी स्क्रीन पे आएगा। अब ये जून 2024 से लेकर अब तक की अपनी पूरी रेंज एक क्लासिकल फ्लैग को, एक राउंडिंग बॉटम को, मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ, हालांकि लोडिंग OI की बहुत नहीं है, सुबह शॉर्ट कवरिंग थी 1071 पे, अब डी हाई पे ट्रेड करता हुआ नज़र एक इस स्टॉक पे रख के चलिएगा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर है। फिर मैं लूँगा इस वक्त BL को, स्ट्रेंथ। इसने बाजार के कोलैप्स में रत्ती भर कंट्रीब्यूट नहीं किया। 418.80 डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, लोडिंग देखिए 4% की OI बिल्डअप, बहुत स्ट्रॉन्ग, डी हाई पे ट्रेड करता हुआ एंड क्लोजर टू बजट, एंड स्पेशली जिस खबरों के बीच में हम इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं कि एक सब्सटेंशियल हाइक पॉसिबल है इस बार डिफेंस एलोकेशन में, उसके बीच में अगर आप देखें इसकी प्राइस परफॉर्मेंस और लोडिंग सब चार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। और एक चीज़, मतलब बिना बैंकों की कोई बातचीत आजकल पूरी नहीं होती है, 880 पर इंडियन बैंक स्ट्रॉन्गेस्ट इन PSU बैंकिंग बास्केट। सुबह हमने PSU बैंकिंग का जलवा देखा ही था अनुज, और अच्छी लोडिंग इस काउंटर में हुई 877 डे हाई पे, एक छोटा सा फ्लैग और इनफैक्ट एक बड़े टर्म का फ्लैग, बड़ा टर्म यानी फरवरी 2025 से लेकर अब तक का जो फ्लैग है वो विजिबल है। मेरे ख्याल से अच्छा ब्रेकआउट इसमें 880 के ऊपर होगा, बट स्टिल बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। ये बात हुई 3 स्टॉक्स की, लेकिन अब अनुज आता हूँ मैं स्ट्रेंथ। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, स्पेस हैं जो कि बतौर अगर आप ट्रेडर लॉन्ग साइड पे पिक करें तो पैसा बन रहा है। उस लिहाज से क्या PSU बैंक्स अभी भी सर्वोपरि सबसे ऊपर सबसे बेहतर हैं क्या? आज SBI ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। बिल्कुल, देखिए PSU बैंक्स तो है ही, उसके अलावा आप देखें अगर PSU बैंक्स में एक अच्छी चीज़ ये है वीरू कि मोमेंटम बहुत इंटैक्ट है, अर्निंग्स का मोमेंटम अभी तक इंटैक्ट है। जैसे आप देखें अगर इंडियन बैंक के आज नंबर्स आए और वो नंबर्स सब पैरामीटर पर काफ़ी शानदार थे, तो यहाँ पर एक क्लियरली एक आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जहाँ पर भी अर्निंग्स का मोमेंटम इंटैक्ट है। SBI देखें आप, इस मार्केट में भी ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है, तो SBI ऑब्वियसली अभी भी, इनफैक्ट आई थिंक ये आज भी इसका फ्रेश 52 वीक हाई होगा या फ्रेश ऑल टाइम हाई होगा। तो ये स्पेस अभी भी क्लियरली आपको, क्योंकि अर्निंग्स दे रही है, उसका अर्निंग्स का आपको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है ऑल टाइम हाई से, अर्निंग्स का सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आई थिंक ये स्पेस अभी भी शानदार है। आई थिंक आपने 3-4 दिन पहले, आज बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिए आप, बैंक ऑफ इंडिया टॉप गेनर्स में शुमार था आज सुबह से। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इन सब बैंकों में आप देख रहे हैं ना, असेट क्वालिटी में बहुत शानदार इंप्रूवमेंट आ रही है, और ये एक कहीं ना कहीं इकॉनमी के लिए भी पॉजिटिव है। क्रेडिट एक्सेस, हालांकि वो PSU बैंक नहीं है, लेकिन एक कंप्लीट MFI है, लेकिन क्रेडिट एक्सेस एक और एग्जांपल है। कल ये स्टॉक 15% भागा और आज ये स्टॉक और 7-8% भागा। देखिए हम ना इतना चीज़ों का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, लेकिन फ्रैंकली बोलूँ 2 दिन में बहुत पैसा बना है इसमें। कल अगर आपने ओपनिंग से लिया होता और आज कैरी किया होता तो 2 दिन में गैप पे खुलने के बाद भी आपका 15-16% बन गया होता। तो आई थिंक ये स्पेस कहीं ना कहीं बता रही है कि जहाँ स्ट्रेस था और जहाँ पर आपकी स्टार्टिंग वैल्यूएशन कंफर्ट में थी, वहाँ पर इस समय आपका पैसा बन रहा है। ओके, तो ये है PSU बैंकिंग बास्केट, और कुछ और शाखाएं बाजार की जो कि इंटरेस्टिंग हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। एक प्रश्न मेरा था निफ्टी बैंक पे अनुज, दूसरा हो गया मैं PSU बैंकिंग की बात करता हूँ, और एक धड़ा जो कि आज कमज़ोर है, गोल्ड सिल्वर का बैकफुट पे आना। पहले तो अंडरलाइन पे आपका टेक, दूसरी बात ये है जो लोग ETFs को ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, वो ऑलरेडी एक सब्सटेंशियल प्रीमियम पे करते हैं अनुज।
कैसे अब एक वो फियर के भाई ग्रीनलैंड पे कोई सैनिक कार्रवाई करेंगे, डरम उसको सैनिक कार्रवाई के जरिए हथियाने की कोशिश करेंगे, वैसा नहीं होगा। अभी गोल्ड सिल्वर को कैसे ट्रीट करना चाहिए एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर? देखिए वीरू, सिल्वर एक अनपैरेलल बुल मार्केट में है और मेरा अभी भी यही व्यू है कि इसको शॉर्ट करने की गलती मत करिए। लेकिन जो ETFs में हो रहा था ना, जो ETFs में हो रहा था वो एक तरीके की कहीं ना कहीं एक फोमो फैक्टर में लिपटी हुई बेतहाशा बाइंग थी जिसका कोई सर पैर नहीं था। अब देखिए आज सिल्वर गिरा सिर्फ 3-4% ही है। जब डे लो पे भी था सिल्वर तब सिल्वर 4% ही नीचे था, लेकिन ETF तब 20% गिर गए थे। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक हल्की सी भी सेंस बनती है ना कि कहीं सिल्वर टर्न अराउंड तो नहीं हो गया, कहीं टॉप तो नहीं बन गया, इंटरनेशनल मार्केट में कहीं टॉप तो नहीं बन गया, ये हो सकता है एक बार 2 लाख से 3 लाख जितनी तेज़ी से आया 3,40,000, हो सकता है एक बार के लिए हम 2,70,000 2,80,000 तक पहुंच जाएं। इंटरनेशनल मार्केट में जो 93 वाला हो सकता है एक बार के लिए हम 85-86 पहुंच जाएं, वो पॉसिबल है। लेकिन वो जो रैली शुरू हुई है $40 से वो यहाँ नहीं रुक रही है, वो 150 पे रुके, 200 पे रुके, किसी को नहीं पता। सिल्वर फंडामेंटली एक बुल मार्केट में, ये समझ लीजिए आप। लेकिन ETF में एक बहुत ज़्यादा एक अति हो गई थी। आज उस अति का थोड़ा सा एक शेव ऑफ हुआ है, थोड़ा सा हो सकता है और हो जाए, लेकिन ये एक बेसिक व्यू रहेगा। चलिए वीरो एक काम करते हैं, अब मैं कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ और उसके बाद फिर आपसे कार्यक्रम का क्रम समझ लेंगे आज के फिसड्डी स्टॉक्स और रफ्तार के घोड़े। सबसे पहले शुरुआत फिसड्डी स्टॉक्स से की जाए। आज का फिसड्डी स्टॉक, और ध्यान रखिएगा फिसड्डी हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुला कहाँ और है कहाँ, इटर्नल। आज का सबसे फिसड्डी स्टॉक क्यों? क्योंकि खुलते ही इसने टॉप बनाया, खुलते ही इसमें लोग फंसे। आज सुबह हम एक बात कर रहे थे कि गैप अप पे मत फंसिएगा इसमें, क्योंकि कल ऑलरेडी 5% चल चुका है, पोजीशनिंग पहले ही हो चुकी थी इसकी। और दीपेंद्र गोयल ने जो CEO का पद छोड़ा है ना, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव था इटर्नल के लिए, और इसके लिए इसमें इस तरीके की आज आप देखिए और कैसे वॉल्यूम के साथ आज सेलिंग हुई है। प्लस कल ऑलरेडी 5% ऊपर था, तो कल किसी ने पोजीशनिंग बनाई थी यहाँ पर। इतनी वीक मार्केट में कल इटर्नल अपने आप 5% ऊपर नहीं हो सकता था। तो ये 2 कारण थे कि आज सुबह थोड़ा सा इसको कॉशियस था। हालांकि लिया हमने ग्रीन में ही था क्योंकि गैप अप होना था, लेकिन गैप अप में फंसना नहीं है, और ये बहुत क्लियर वो था। और कोई मतलब आप देखें पूरी हीरोगिरी निकल गई इसकी, और सबसे फिसड्डी स्टॉक आज का बनता हुआ ये। दूसरा सिल्वर ETF आज देखें तो चांदी निचले स्तरों से जरूर भले सुधार आया है, लेकिन ETF टूटे और ऊंचे प्रीमियम और मार्जिन फंडिंग MTF बुक में भी काफ़ी है सिल्वर, इसका एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। और उसके अलावा PNB हाउसिंग बहुत ही ख़राब नंबर, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी कुछ लोग फंसे होंगे। पिछले हफ्ते इसमें शायद कुछ लॉन्ग कॉल्स जनरेट हुई थी, वहाँ से ये गिर रहा है, और अब आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे बना, करीब 8% नीचे रहा ये। अब आते हैं हम आज के रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में। इनमें सबसे ऊपर रैलिस इंडिया में आप देखें तो एक शानदार तेज़ी है, आज 15.5% ऊपर, और आज सुबह का हमारा बिग स्टॉक भी था, और खैर अच्छी रैली हुई यहाँ पर। डॉक्टर रेड्डीज़ में भी अनुमान से अच्छे नतीजे थे, इनकी वजह से यहाँ पर एक जोश भरा गया और मार्जिन उम्मीद से बेहतर थे। और सोना BLW इंटरेस्टिंगली कल आएंगे इसके नंबर सोना BLW के, उससे पहले ये काफ़ी एक्शन में है, करीब 4-4.5% इस समय ये ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको। वीरू कार्यक्रम का क्रम समझा देते हैं, उसके बाद फिर शुरुआत करेंगे आज की ट्रेड्स की। जी हाँ बिल्कुल अनुज जी, आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ आज कार्यक्रम का क्रम। हमारे साथ जो आज फंडामेंटल विशेषज्ञ होंगे आशीष चतुर्मोदा, उनसे करेंगे बातचीत फंडामेंटल्स पे। टेक्निकल और डेरिवेटिव पैनल में होंगे प्रकाश काबाजी, मानस जायसवाल, सचित्रन उत्तेकर, सौमिल मेहता, रुचित जैन और अरुण कुमार मंत्री साहब। ये है टेक्निकल और डेरिवेटिव पैनल और फंडामेंटल पैनल। और मुझसे बात करेंगे आज सिल्वर ETF की कहानी। आज उन्हीं की ज़ुबानी ये दर्द वो बयां करेंगे, और उतना नहीं टूटा लेकिन सिल्वर, लेकिन ETFs को हुए कोलैप्स। आशीष से बात करेंगे जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है उसको लेकर, ये एक तरीके से अभिशाप भी है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे को और इसका क्या डेंट पड़ता है, क्या प्रकोप होता है इसका। उसके बाद टॉप कैश कॉल्स आएंगी, यतिन से बातचीत करेंगे मैं बैलेंसिंग में, और यश से बात करेंगे आज जो LIC का ऑफर फॉर सेल है वो टल सकता है अगले वित्त वर्ष के लिए, कारण क्या है इसके पीछे, उस बात करेंगे। फिर धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स आएंगे, 4 का चौका आएगा, नतीजों पर बातचीत करेंगे, पूर्वानुमान। जी हाँ, कंचन से बात करेंगे सिप्ला के नंबर्स पे, एक्सपेक्टेशन क्या है, और उसके बाद गौरव से इंडसइंड बैंक पे।
यतिन से बातचीत करेंगे श्रीराम फाइनेंस और साथ ही साथ कंचन से गोदरेज सीपी पर। इन नंबर्स के बाद बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी आएगी, जिसमें बातचीत होगी आज राकेश व्यास से, CIO एंड पोर्टफोलियो मैनेजर क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की, उनसे होगी खास बातचीत। यतिन से फिलिंग डीलिंग चेक, अनु से लेंगे रणनीति कल के लिए, शुक्रवार के लिए, और उसके बाद BTST ट्रेड्स। अनुज, चलिए काम करते हैं, हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा साहब बताइए, इस समय की ट्रेड क्या रहेगी आपकी? गुड आफ्टरनून टू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। आई थिंक इस समय मुझे अच्छा लगता है वो है BEL। सेटअप के हिसाब से 414 के 15 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए 410 का, सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप है। टारगेट होगा 425 का, लेकिन एक बार 425 चला जाएगा तो 440 दूर नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। लार्जर टर्म टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक बढ़िया है, तो इस बाय ऑन डिप स्टॉक BEL। BEL आपका 414 पे बाय कॉल है। अभी मैं इसका जिक्र कर ही रहा था, स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ, डे हाई पर आके ट्रेड होता। मानस आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए SBI लाइफ पे एक सेल ट्रेड होगा। स्टॉक ने अपने 50-डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है, तो आई थिंक यहाँ पर अब लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिखने लगे हैं। तो करंट लेवल्स पे एक सेल ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपके 2050 के रहेंगे और टारगेट 1925 के रहेंगे। सचिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी आज की ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स में रिकवरी काफी बेहतरीन है। पिछले 2 दिनों से एक अच्छी रफ्तार इसे मिली है। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को वापस इसने रिकॉन्कर किया है। मुझे लग रहा है जो इस कन्विक्शन से इसने अपने 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल बनाए रखी है, हो सकता है कि ये रिबाउंड लगभग अराउंड 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक भी एक्सटेंड हो जाए। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 1362 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी यूनाइटेड स्पिरिट्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1318 पे लगाना है एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है 1364 के नजदीक। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स आपकी बाय कॉल। सुबह रचना जी की बाय कॉल थी ये, अब सचिन जी की है। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा टोरेंट पावर पर। टोरेंट पावर में सेल कॉल होगा। 2 दिन पहले एक कंसोलिडेशन नीचे में टूटा था और क्लोजिंग भी 200 डेली, 20 डेली और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे आई थी। आज के दिन में एक रीटेस्ट हो रहा है इन एवरेजेस का। मुझे लगता है ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस रहेगा 1350 पर और नीचे में टारगेट होगा 1230। अब अरुण कुमार मंत्री जी के पास आ जाए। अरुण जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी आज के लिए? गुड आफ्टरनून अनुज जी। अनुज जी, मुझे लग रहा है डिफेंस स्टॉक्स में काफी अच्छे एडिशंस है। BEL ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, तो सोलर इंडस्ट्रीज में मुझे लग रहा है एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर वापस स्टॉक निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो 12,820 के आसपास चल रहा है। इसी लेवल के आसपास खरीदने की सलाह। 12,700 का स्टॉप लॉस रहेगा और 13,150 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो सोलर इंडस्ट्रीज एज ए पोजिशनल ट्रेड लेके चल सकते। ओके, सोलर इंडस्ट्रीज 12,809 पे। डिफेंस पे पैनल का फोकस है इस वक्त। एक कॉल होगी BEL पे, एक हो गया सोलर इंडस्ट्रीज पे। आशीष तुर्मुता आज इस कार्यक्रम में फंडामेंटल विशेषज्ञ हैं। आशीष गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, क्या रडार पे है आपकी? कॉल क्या रहेगी इस वक्त की आपकी? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए NBFC, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स और कुछ हद तक के मेटल्स एंड डिफेंस, ये जो 3-4 स्पेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। और इसी स्पेस में मुझे लगता है NBFC स्पेस में श्रीराम फाइनेंस हमारी एक टॉप पिक रहेगी। हमें काफ़ी पसंद आता है और ख़ास तौर पर MUFG डील के बाद हमें लगता है इस कंपनी के अंदर में एक अच्छी री रेटिंग देखने को नज़र आएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट से घटेगी आने वाले कुछ समय में। और इसकी वजह से हमने देखा है रेटिंग्स में भी एक अच्छा खासा अपग्रेड हमें देखने को नजर आया है। इवेंचुअली जो 15-16% की ग्रोथ देखने को नजर आई है, इवेंचुअली 20% की ग्रोथ लोन ग्रोथ जो है वो श्रीराम फाइनेंस में देखने को नजर आएगी। और साथ ही साथ रिटर्न ऑन एसेट्स में भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को नजर आएगा। तो हमें लगता है कि वैल्यूएशन री रेटिंग यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस में बनेगी, जो मोटा मोटी हमें लगता है 2.6-2.7 टाइम प्राइस टू बुक पे आने वाले समय में ट्रेड कर सकता है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अब एक अच्छा बेस 960 के आसपास बना है। तो मेरे हिसाब से 960 का बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 1200-1250 की पोजिशनल अपसाइड हमें लगता है श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, मीनवाइल सेंसेक्स एक बार फिर से रेड में आया था और उसके बाद फिर थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश कर रहा है। निफ्टी भी देखिए, लेकिन टेक्सचर बहुत ख़राब है इस मार्केट का
और क्लियरली अगर आपने पैसा बनाना है तो पैसा सिर्फ अभी के लिए तो सेल पे ही बन रहा है। और आज तो मार्केट ने एक शानदार अपॉर्चुनिटी दी, सुबह सुबह एक जोन में गया मार्केट, 25,400 450 का कोलैप्स हुआ। बैंक निफ्टी और भी शानदार तरीके से उसने आई थिंक एक शॉर्ट ट्रेड दी। चलिए खैर, अब एक काम करते हैं, कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। बाजार का फोकस आज सिल्वर ETFs पर है जिसमें तेज़ गिरावट है। MCX पर चांदी अब फ्लैट है, लेकिन सिल्वर ETF अभी भी आपको 10% नीचे दिखाई देंगे। सुबह ये 20% नीचे थे, अब 10 से 14% नीचे रह गए हैं। क्यों है सिल्वर ETFs में इतनी बड़ी गिरावट, हॉर्मा से समझते हैं। हॉर्मास, गुड आफ्टरनून। तो क्या ये थोड़ा सा पैनिक सेलिंग हुई आज यहाँ पर? गुड आफ्टरनून अनुज। एक पैनिक सेलिंग जैसे आप कह भी सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल बाजारों में स्पॉट सिल्वर प्राइसेस गिरावट के साथ कामकाज नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल काफ़ी सारे बयान दिए जिससे रिस्क ऑफ सेंटिमेंट जो था वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया था। आज भी अगर आप देखें तो ये सारे ETF जैसे आप कह रहे थे 9 से 10% की गिरावट के साथ, 15% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। एक वक्त पर सुबह तो ये 20% की गिरावट के साथ ये सारे ETFs कामकाज कर रहे थे। अब ये हुआ क्यों? अब ये हुआ इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ग्लोबल बाजारों में कल थोड़ी सी गिरावट देखने मिली थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर के बयान दिया कि वो सैन्य क्षमता का प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने ईरान को लेकर बयान दिए, उन्होंने टैरिफ्स को लेकर के बयान दिए कि वो 1 फरवरी से जो टैरिफ लगने थे वहां से वो नहीं लागू होंगे, उससे वो पीछे हट गए। लिहाजा थोड़ा सा दबाव ऊपरी स्तरों से कल देखने मिला था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और इस वजह से भारत में भी MCX में आज सुबह सिल्वर के जो फ्यूचर्स थे चांदी के, वो गिरावट के साथ कामकाज कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वहां पर भी रिकवरी देखने मिली है। लेकिन ये ETFs जो है अभी भी गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। अब कहानी ये है कि 1 दिसंबर से लेकर के 20 जनवरी का अगर हम MTF बुक देखें तो MTF बुक में इन सभी ETFs में जो लेवरेज्ड पोजीशंस है उनमें बहुत ज्यादा इजाफा देखने मिला है। अगर हम एक ETF की बात करें, निप्पॉन सिल्वर AMC ETF की, तो 1 दिसंबर को यहां पर MTF पोजीशंस जो थे वो 472 करोड़ के थे। 20 जनवरी का जहां तक का डेटा उपलब्ध है, ये पोजीशनिंग बढ़कर 1200 करोड़ की हो गई है। और ये सभी बाकी के भी ICICI, HDFC, SBI, कोटक, इन सभी में कम से कम 2.5 गुना से 3 गुना तक का इजाफा इन सभी MTF पोजीशंस में देखने मिला है। अब अगर हम 21 जनवरी तक की बात करें तो स्पॉट सिल्वर 30% ऊपर था और निप्पॉन सिल्वर ETF ने स्पॉट प्राइसेस को आउट परफॉर्म किया था, ये 45% ऊपर थे। तो एक थोड़ा सा मीन रिवर्जन भी जिसे आप कह सकते हैं। और ये MTF बुक के बारे में हम लोग आपके दर्शकों को भी ये बताते आ रहे हैं, पिछले वर्ष भी हमने इस बारे में चर्चा की थी। और नितिन कामत जो कि जीरोधा के CEO है, उन्होंने भी कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह लिखा कि 5 साल में कोविड के बाद से MTF बुक 5 गुना बढ़ी है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट करना MTF बुक में काफी मुश्किल है। और जब कोई बड़ा करेक्शन आएगा, कोई बड़ी गिरावट होगी, तब जाकर के यहाँ पर ये लेवरेज्ड पोजीशंस जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर होंगे, उन्हें मैनेज करना मुश्किल होगा और सिंक्रोनाइज्ड लिक्विडेशंस होंगे। जबकि 2008, 15 और कोविड के बाद के हमें इस तरह की गिरावट देखने नहीं मिली है। लिहाजा अगर यदि ऐसा हुआ तो सिंक्रोनाइज्ड लिक्विडेशंस हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज चांदी में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने मिली है, लेकिन फोकस आज के इन सभी ETFs पर ही रहा है। बिल्कुल शुक्रिया हॉर्मास। तो चांदी की ETFs में बड़ी गिरावट। आशीष चतुर्मोता, गुड आफ्टरनून मेरी तरफ से। सिल्वर ETFs पर आपका कोई व्यू है क्या इस समय? ये तो देखिए अनुज, यहाँ पर पे हम जब देख रहे हैं ग्लोबली सिल्वर डॉलर के टर्म्स में कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आया और ना ही हम देख रहे हैं MCX के अंदर में बड़ी गिरावट देखने को नजर आई। ये मोटा मोटी हमें लगता है कि जो फिजिकल मार्केट में एक तो प्रीमियम ट्रेड कर रहा था और साथ में कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी को भी लेके काफी बड़ी एक चिंता बनी हुई थी, तो जिसके चलते आज हमने देखा एक प्रेशर देखने को नजर आया। बट डेफिनेटली एक बड़े मुंह के बाद, और बड़ा मुंह छोटा मोटा नहीं है, ऑलमोस्ट 400 450% की जंप लोअर लेवल से हमने देखा सिल्वर के अंदर में देखने को मिली है। तो इन लेवल्स पर जो भी आप राइड सिल्वर की रैली को करें, उस पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। और हमारा ये मानना है कि MCX के टर्म्स पे अगर से आप देखें तो 2,70,000 का जो लेवल है वो काफी क्रिटिकल सपोर्ट है और ये लेवल अगर से ब्रीच होते हैं तब डेफिनेटली मुझे लगता है सिल्वर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के अंदेशे आने शुरू हो जाएंगे। ओके, चलिए इसी से रिलेटेड एक और बात है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की, क्योंकि उसमें भी सिल्वर ETFs हैं। जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने एक सवाल उठाया इसके ऊपर, लेकिन अदरवाइज भी काफ़ी कंसर्न्स हैं यहाँ पर। आशीष से समझ लेते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और दरअसल अगर आप देखें तो जितने भी ब्रोकर्स हैं सब एक प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, वो है MTF। यहीं से ग्रोथ आ रही है। तो आप जितने भी ब्रोकर्स के विज्ञापन देखेंगे सब बता रहे कि आप MTF की सुविधा लीजिए,
और आप कोलैटरल रखिए, पैसे लीजिए। अब कल दरअसल देखें तो कल मार्केट आज के दौरान ही शायद मार्केट की क्लोजिंग के समय ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत की तरफ से एक्स पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट देखने को मिला, जहां पर इन्होंने इसके खतरे को बताया कि ये मार्केट के लिए कैसे एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसे समझते हैं बड़े विस्तार से, लेकिन सबसे पहले अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि पिछले 4 साल में ये जो MTF एज अ प्रोडक्ट है, इसमें तकरीबन 5 गुने की बड़ी बढ़त देखने को मिली। अब ये आंकड़ा इंडस्ट्री में 1.1 लाख करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिला। लेकिन क्या है ये MTF, दरअसल समझ भी लेते हैं। तो दरअसल आप देखें तो आपके पास एक सुविधा होती है कि आपके पास जो स्टॉक्स हैं आप उन्हें गिरवी रख के एज अ कोलैटरल रख के एक मार्जिन ले सकते हैं। अब तकरीबन जितने भी बाजार में शेयर हैं इनमें से 1300 ऐसे हैं जिन पर सेबी अलाउ करती है कि आप कोलैटरल रख के पैसे ले सकते हैं, और साथ में जो ब्याज दिया जाता है इसके ऊपर, यानी जो ब्रोकर्स ब्याज कमाते हैं, ये 0.04% इंटरेस्ट है प्रतिदिन का। यानी आप समझिए कि 1 लाख रुपए पे 40 रुपए प्रतिदिन आपको यहाँ पर देने होंगे, लेकिन सबका अलग अलग है। मोस्टली जो रेंज है वो 9 से लेकर 15% पर एनम के आसपास की है। लेकिन अब इसमें बड़ा रिस्क क्या देखने को मिल सकता है। 1300 स्टॉक जो है जिनके ऊपर कोलैटरल दिया जाता है, इनमें से काफ़ी सारे आप देखें तो बहुत इलिक्विड है, उनमें लिक्विडिटी की बड़ी समस्या है। साथ में आप देखें तो जैसे FNO में लेवरेज, FNO में भी इनहेरेंट लेवरेज होती है, लेकिन MTF में जितनी भी लेवरेज के बाद पोजीशंस हैं सब लॉन्ग साइड पर है, सब खरीदारी कर रहे हैं। इनफैक्ट FNO में आपके पास विकल्प है लॉन्ग और शॉर्ट का, यहाँ पर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन अगर मार्केट में एक बार के लिए फ्लैश क्रैश आता है, बड़ी गिरावट आती है, लोअर सर्किट्स लगते हैं, तो ऐसे में इन पोजीशन जो कि इतनी लेवरेज्ड है उनका क्या होगा, क्या मार्केट उसको इतने बड़े मार्केट ऑर्डर्स को संभाल पाएंगे कि नहीं, इसके ऊपर बड़ा संदेह यहाँ पर दिया जा रहा है कि मार्जिन कॉल ट्रिगर होंगे, फोर्स लिक्विडेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब आप समझिए कि लेवरेज कितनी ज़्यादा रिस्की है। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगा, जैसे मिसाल के तौर पर आप समझिए कि आपके पास 1 लाख रुपए के शेयर है, आपने इसके ऊपर 20% का हेयरकट लेके 80,000 रुपये ब्रोकर से ले लिए, और साथ में अब इस 80,000 रुपये से आप तकरीबन 5 लाख रुपए तक का माल खरीद सकते हैं। तो लेवरेज इनहेरेंटली काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो एक बड़ा सिस्टमिक रिस्क यहाँ पर इसे बताया जा रहा है। अब दरअसल ग्रोथ तो यहाँ पर लगातार है ही है, पिछले हफ्ते के मुकाबले भी देखें तो इंडस्ट्री की जो बुक है इसमें 1600 करोड़ के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। और अभी हमने सिल्वर ETF के देखे कि कैसे यहाँ पर भी पोजीशंस बनी हुई है, लेकिन कुछ और टॉप स्टॉक्स भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर HAL है, जियो फाइनेंस, ITC, रिलायंस है, और सिल्वर बीस जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेडेड है, यहाँ पर भी आप देखें तो MTF की पोजीशंस हैं। जी हाँ, तो एक रिस्क, वो उस जोखिम को यहाँ पे आशीष बखूबी बयान समझाते हुए इसी चीज़ को आशीष की तरफ ले जाते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले वीकली एक्सपायरी का जाना, लेकिन अब थोड़ा सा ना एक बुरे फेज़ के बाद एक ना एक चीज़ हाईलाइट तो होती है। आपको याद होगा 2008 के बाद क्या हुआ था, उस खैर अब तो खैर बाजार चलता है, एक तरफ तो उस वक्त तो एक्सचेंज ने स्क्रीन बंद करके माल काटना शुरू किया था, बट MTF एक और ब्रांच अगर थोड़ी सी उस पर डेंट पड़ता है, वहाँ की इनकम थोड़ी कम पड़ती है, थोड़ा रिड्यूस होती है, आप तमाम ब्रोकिंग स्टॉक्स को इसमें कैसे रीड करेंगे, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप इसका, और आपका एज ऑफ नाउ टेक क्या है उस पर? तो इसलिए वीरेंद्र, हम जब भी किसी भी ब्रोकिंग स्टॉक की बात करते हैं, हमेशा हमारा फोकस रहता है कि उन कंपनीज के ऊपर ज्यादा फोकस करें जहां पे एन्युटी इनकम का जो प्रपोर्शन है वो ज्यादा हो, और ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू जो है वो कंपैरेटिवली कम हो। देखिए, ब्रोकिंग है तो डेफिनेटली ट्रांजैक्शनल वैल्यू होगी, पर अगर से उसका ओवरऑल टॉप लाइन में या प्रॉफिटेबिलिटी में उसका इम्पैक्ट कम से कम आए तो वो सस्टेनेबल रहने वाली है वैसी कंपनीज, और वहां पर हम देखेंगे हमेशा री रेटिंग बनी रही। तो प्योर ब्रोकर्स, प्योर जो ट्रांजैक्शनल ब्रोकर्स हैं, वहां पर इसलिए हम हमेशा अवॉइड की पोजीशन रखते हैं, और हम वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट्स के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं, क्योंकि वहां पे एन्युटी इनकम काफी एक बड़ा पोर्शन होती है। तो इसलिए और खास तौर पर इस तरह के माहौल में जहां MTF पे इतना बड़ा एक सवाल आ रहा है और एक बड़ी पोजीशन भी MTF की बुक की बनी हुई है, तो मेरा मानना है कि नुवामा वेल्थ या 361 जैसे जो स्टॉक है वो काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी एन्युटी इनकम का जो लेवल है वो काफी ज्यादा है, और ट्रांजैक्शन इनकम का बहुत ज्यादा इंपैक्ट शॉर्टर टर्म में आ सकता है, पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट इन कंपनीज पर आते हुए देखने को नजर नहीं आता है। ओके, मीनवाइल एक और रिकवरी का अटेम्प्ट कर रहा है मार्केट, देखते हैं इस बार ये टिकेगा या नहीं। 25,232 पर एक अच्छी चीज़ जो इस रिकवरी में है वो ये है कि हम एग्जैक्ट न्यूट्रल जोन से आकर रिकवर हो रहे हैं। जी हाँ, आज का लो 25,168, मतलब बिल्कुल फ्लैट हो गया था निफ्टी, वहाँ से रिकवरी आई है। आज सुबह हम आई थिंक 25,150 से 25,200 की बात कर रहे थे, 25,125 से 175 की बात कर रहे थे न्यूट्रल जोन,
कि वहाँ से शायद रिकवरी आए, लेकिन अब ये वाली टिकेगी या नहीं ये देखते हैं। ध्यान रखिएगा सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव आ रहे हैं। एक बार एस्ट्रल लेकर आइए ज़रा। एस्ट्रल अब करीब 4-4.5% ऊपर हो गया है। APL अपोलो ये भी नंबर्स के बाद से लगातार भाग रहा है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम स्पेस से हैं, तो यहाँ पर अच्छे मूव्स इस समय आपको दिखाई देंगे। ये अब आशीष APL अपोलो, इस पर क्या व्यू है आपका? इस पे काफी पॉजिटिव व्यू है अनुज, क्योंकि एक तो हमारा ये मानना है कि ये जो वैल्यूएशन करता है वो काफी उसकी वजह से मार्जिन प्रोफाइल में एक अच्छा इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आता है, और ऑलमोस्ट 55% जो बिजनेस का है वो मोटा मोटी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ ये शिफ्ट होते जा रहे हैं। प्लस साथ में जो रायपुर की इनकी फैसिलिटी है वहां से भी अब हमें ग्रोथ अच्छी खासी देखने को नजर आएगी। और स्टॉक ने पिछले करीब आप देखेंगे मोटा मोटी 2-2.5 साल में कोई बड़े रिटर्न भी जनरेट नहीं किए थे, तो मुझे लगता है कि अब उस कॉन्टेक्स्ट में भी एक क्लियर एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है 2300-2400 तक की ट्रैजेक्टरी इस स्टॉक में मीडियम टर्म के लिहाज से देखने को नजर आ सकती है, और फंडामेंटली भी एक बहुत स्ट्रांग कंपनी है विद स्ट्रांग रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, चलिए कैश कॉल ले लेते हैं अब इस समय की। कैश कॉल लेंगे हम गाबा सर से, सचिन जी से, सौमिल जी से। गाबा सर बताइए आपकी कैश कॉल। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है GIC RE। यस, ट्रेड कर रहा है 377 पर, स्टॉप लगाएंगे करीब 373 का। 4 रुपए का स्टॉप है। मेरे ख्याल से इसे 2 टारगेट दूंगा मैं, एक 385 फिर 390 भी पॉसिबल है आते दिनों में। GIC RE, इसमें सेटअप अच्छा है और बहुत ही बढ़िया बेस बना हुआ है। GIC RE 370 पे आपका बाय कॉल। सौमिल आपका ट्रेड क्या रहेगा कैश में? मेरा ट्रेड होगा क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड पर। यहाँ पे एक एंडिंग एंगल पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है। 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर अभी चल रहा है। ग्रेट सेटअप। एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऑन द आर्ली चार्ट्स भी ऊपर टूटा है। मुझे लगता है यहाँ से अच्छी शॉर्ट टर्म में रैली हो सकती है। टारगेट होगा 925 और स्टॉप लॉस होगा 855। ओके सचिन जी, आपकी कैश मार्केट कॉल। अनुज जी, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद स्टॉक ये रेडार पे आया है एंड एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है। स्टॉक का नाम है BASF। 3650 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। अगर थोड़ा सा डिक्लाइन मिलता भी है तो मुझे लग रहा है 3600 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 3580 पे लगाना है। ऑन द हायर साइड सिंस एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, मुझे लग रहा है यहाँ पर ब्रेकआउट अगर स्पीड हो गया लगभग अराउंड 3780 3800 तक की एक रैली बन सकती है, तो खरीदारी करने की सलाह होगी BASF के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको 3580 पे लगाना है एंड पोजीशंस को लगभग अराउंड 3800 के आसपास रिव्यू करना है। ओके, BASF 3659 पे आपका बाय कॉल। अच्छा मानस, थोड़ी सी स्कैनिंग मेटल्स की करते हैं। मैं JSPL का 2 बजे जिक्र कर रहा था 1073 पे। ये वो स्पेस है बाजार का जो कि थोड़ा सा कंफर्टेबल है भी। मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। JSPL पूरा अटेम्प्ट करता हुआ 1070 1080 की रेंज को बाइसेक्ट करने का। सुबह से मैं देख रहा हूँ इस स्टॉक को, और बहुत शार्प रिकवरी थी इसकी 200 डेमा से। बहुत जल्दी तय कर लिया इसने वो सफ़र। क्या लग रहा है मानस, एक इस बड़े टर्म के बड़े आई थिंक पैटर्न के फ्लैग के ब्रेकआउट के चांसेस कितने लग रहे हैं आपको इसमें? देखिए बहुत चांसेस है। मॉर्निंग पे भी मैंने रिकमेंडेशन दिया था क्योंकि हाई टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन था। मेरा समझना है कि जो ऑल टाइम हाई है करीब 1100 रुपए के आसपास उसको स्टॉक टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आई थिंक प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि स्टॉक 1100 के बहुत ही अहम रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। तो वीकली और मंथली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जिसके बाद आपको शायद 100 से 125 रुपए की तेजी भी स्टॉक दिखा सकता है। तो बिल्कुल आई थिंक इस वीक मार्केट में अगर एक ट्रेड पोजिशनली भी लेना हो तो वो जिंदल स्टील हो सकता है। स्टॉप लॉस आपको 1040 के नीचे पोजिशनली लगा के चल रहा है। मीनवाइल IIFL के नंबर्स आए थे, लेकिन स्टॉक अब करीब 4-4.5% नीचे है। वो जो उन्होंने पॉइंटर्स भेजे हैं उसमें उन्होंने एक बात कही है कि IT डिपार्टमेंट ने स्पेशल ऑडिट की मांग की है और इन्वेंट्री चेक्स की भी बात की है। तो हालांकि ये कंपनी कह रही है कि इट्स प्रोसीजरल इन नेचर, लेकिन जो भी है स्टॉक में इस समय थोड़ा सा आप डिक्लाइन देख रहे हैं IIFL में। मीनवाइल कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां पर अब थोड़ी सी रैली आ रही है। मार्केट अब फिर कोशिश कर रहा है वापस ऊपर आने की, और क्लियरली डॉक्टर रेड्डीज आज का स्टॉक ऑफ द डे अब तक इंडेक्स में करीब 5% ऊपर ये
इसके अलावा BEL पर अभी गाबा सर ने कॉल भी दी थी, ये भी डे हाई पर आया है इस समय। और नतीजों से जस्ट पहले एशियन पेंट्स, यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आ रही है। एक बार एशियन पेंट्स का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर, 2718 एशियन पेंट्स। इस पर सचिन जी आप एक व्यू दीजिए एशियन पेंट्स पर, क्या कह रहा है ये चार्ट? अनुज जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक पुल बैक है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्राइस एक्शन पॉजिटिव में है। बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक्सपेक्टेशन यही है कि इसका जो लोअर एंड है 2600 के आसपास, वो रिविजिट होना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पर पुल बैक पे बिकवाली करने की सलाह होगी। इनफैक्ट 2740 के आसपास का एक हर्डल है, उसके नजदीक जैसे ही काउंटर पहुंच जाता है, वहां पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। पोजीशंस को आपको रिव्यू लगभग अराउंड 2600 के आसपास ही करना है। एक अच्छे नेगेटिव ग्रिप में स्टॉक लॉक्ड इन रहा है। एशियन पेंट्स सेल ऑन राइज, और स्पेशली क्रूड के बिहेवियर को देखते हुए और ट्रैजेक्टरी को देखते हुए रुचित जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पैनल में। रुचित, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड व्यू क्या है रुचित इस वक्त का? जी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कल अशोक लीलैंड में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एक देखेंगे अब जो रीसेंट मार्केट करेक्शन रहा है उसका बिल्कुल भी कोई असर ये स्टॉक पे नहीं रहा है। सो यानी कि जब मार्केट करेक्ट हो रहा था तब काफी स्ट्रेंथ ये स्टॉक ने रिलेटिवली दिखाई दी, और अब मार्केट जब अपमूव आ रहा है तो वहां पे हम देख रहे हैं कि अपट्रेंड का रिजम्पशन यहाँ पे हुआ है। सो एक बुलिश फ्लैग जैसा पैटर्न बना है जिसके ब्रेकआउट के वर्ज पर है स्टॉक, तो हम एक्सपेक्ट करें कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। यहाँ से 185 के नीचे स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में खरीदारी की सलाह है 197 के टारगेट्स के लिए। ओके, मीनवाइल IFL अब 9% नीचे हो गया। देखते हैं रिकवरी आती है नहीं, लेकिन बड़ी गिरावट इस समय अब स्टॉक में आ रही है। वो उस मतलब उस इन्फॉर्मेशन के बाद धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे हम अरुण जी से, सचिन जी से और मानस जी से। अरुण जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। अनुज जी, इंडियन बैंक के ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। इंडियन बैंक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, मुझे लग रहा है रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो एट द मनी कॉल को लेने की सलाह है। 880 के कॉल को ले, 12 से 13 रुपए के आसपास ये ऑप्शन चल रहा है। इसमें स्टॉप लॉस आपको लगाना है 9 रुपए के नीचे। मुझे लग रहा है ऊपर में ऑप्शन 16 से 17 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है, तो इंडियन बैंक के ऑप्शन को लेने की सलाह। इंडियन बैंक का ऑप्शन आपको पिक करना है 880 पर, ये बाय कॉल है। अब मानस के पास चलते हैं। मानस, आप क्या पिक करेंगे? देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। स्टॉक ने अपने 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। आई थिंक 87 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है, इसलिए IDFC फर्स्ट बैंक का 84 वाला कॉल ऑप्शन, जो मेरे ख्याल से 85 पैसे 85 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 40 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और 2.5 रुपए के आपको टारगेट सेट करके चलना है। ओके, IDFC फर्स्ट बैंक। सचिन जी आपका ऑप्शन ट्रेड? जी, सुबह हमने डिवीज लैब का एक सेटअप डिस्कस किया था एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल बन सकता है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। डिवीज लैब के 6000 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग 97 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 66 पे लगाना है एंड ऑन द हायर साइड अगर ये रिवर्सल सेट हो जाता है तो लगभग अराउंड 250 तक की एक रैली बन सकती है काउंटर में। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी डिवीज लैब के 6000 के कॉल ऑप्शन में। ओके, चलिए अब कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। बाजार की नज़र MSCI इंडेक्स में होने वाले बदलावों पर है। एक्सिस कैपिटल के रिपोर्ट के मुताबिक इंडेक्स में फेडरल बैंक को एंट्री मिल सकती है और बाकी भी कुछ स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे। यतिन से समझ लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और MSCI का जो रिव्यू है वो कुछ ही दिनों में होने वाला है और ये मार्च से इफेक्टिव होगा, और जो ये समीक्षा होने वाली है उसमें क्लियरली 10 फरवरी को इस बारे में ऐलान हो सकता है। एक्सिस कैपिटल के हिसाब से जो लो प्रोबेबिलिटी के सारे कैंडिडेट्स हैं उनमें से सबसे बड़ा फ्रंट रनिंग जो है शायद फेडरल बैंक कर सकता है इंक्लूजन के तौर पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम आया है और जो कट ऑफ डेट है उसके आसपास जो मार्केट कैप क्राइटेरिया है वो जो फेडरल बैंक मीट कर रही है, और शायद इसीलिए इस काउंटर में 2500 से 3000 करोड़ तक की बाइंग आती हुई आपको नज़र पड़ सकती है। अगर हम दूसरे इंक्लूजन्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो इंक्लूड होने के साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे, खास करके इंडियन बैंक और आदित्य बिरला कैपिटल, और यहाँ भी आपको लगभग देखेंगे तो 150 से 190 मिलियन डॉलर्स के आसपास, यानी
1,000-1,500 करोड़ से ज़्यादा की इन्फ्लोज आपको इस काउंटर में दिखाई पड़ेगी। हालांकि जो 3 स्टॉक्स एक्सक्लूजन के साइड पे है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स, शायद ये MSCI इंडेक्स के बाहर हो सकता है और शायद यही रीज़न था कि ये नोट आने के बाद स्टॉक में 4-5% के आप डिक्लाइन देख रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स के अलावा एस्ट्रल भी है एक ऐसा स्टॉक जो शायद एक लो प्रोबेबिलिटी कैंडिडेट है, लेकिन यहाँ भी एक्सक्लूजन आपको दिखाई दे सकता है। और ये सब काउंटर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, शायद यहाँ आउटफ्लो आपको 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए के आसपास आती हुई नजर पड़ सकती है। जी हाँ हितेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कल्याण में आउटफ्लो और फेडरल बैंक आपका यहाँ पर एक इंक्लूजन मतलब फंड फ्लो, और आप जरा फेडरल बैंक को लेकर आइए एक बार प्लीज़, इसका चेक लेते हैं। फेडरल बैंक और 282 पर, याद रखिएगा ये स्टॉक ऑलरेडी अपनी अर्निंग्स के बाद से अब तक की सबसे हाईएस्ट विक्ट्री में ट्रेड कर रहा है। एक बार ज़रा फेडरल बैंक लेके आइएगा स्क्रीन पर, इट्स 282। और सचिन, थोड़ा सा ग्रेविटी का भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा, बट 282 मतलब कभी भी हल्का सा रिट्रेसमेंट आता है इसमें और लोग इसको लपक लेते हैं। अभी करना क्या चाहिए एज ए ट्रेडर, कुछ बचा है यहाँ पर क्या, कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो? वीरू जी, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉशियस रहने की जरूरत है। ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 270 के आसपास। अगर ये वापस ब्रीच हो जाता है तो आई थिंक थोड़ा सा चेंज थोड़ा सा काफी एविडेंट होगा। बट मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर पोजीशंस ऑन द लॉन्ग साइड चेज नहीं करनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर पुल बैक मिल जाता है तो उसके बाद थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। बट फिलहाल एक अच्छी रैपिड मूव हमने विटनेस किया है पिछले हफ्ते में, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉशियस रहना चाहिए। अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उस पर 274 का मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा। ओके, चलिए ये बात हो गई MSCI की। अब दूसरा टॉपिक जो डिस्कशन का है वो है LIC। इसका ऑफर फॉर सेल टल सकता है, क्यों? यश से जान लेते हैं। यश, गुड आफ्टरनून। वेल अनुज, गुड आफ्टरनून। तो मार्केट ये मान के चल रहा था कि LIC का जो ऑफर फॉर सेल OFS है वो चौथे तिमाही यानी कि करंट क्वार्टर में आता दिख सकता है। पर हमें अपने जो सूत्रों से पता चला है वो ये है कि सरकार LIC का OFS टालती दिखाई दे सकती है और ये अगले फाइनेंशियल ईयर में टल सकता है। सरकार का अभी फ़िलहाल इंटेंशन और इन्वेस्टर एपिटाइट और रोड शोज़ गैदर करना है OFS लॉन्च करने से पहले। एक इंडिकेशन जो हमें टाइमलाइन पे अपने सूत्रों से मिला है वो ये है कि LIC का OFS IDBI बैंक के डाइवेस्टमेंट के प्रोसेस होने के बाद ही लॉन्च किया जा सकता है। तो एक ये इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन का इंडिकेशन देगा। अब तक काफ़ी तैयारी सरकार ने की थी, बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को अपॉइंट कर दिया गया था, काफ़ी रोड शोज़ हो गए थे और ये माना जा रहा था कि चौथे तिमाही में, जैसे मैंने कहा, करंट क्वार्टर में ये OFS लॉन्च हो सकता है। पर फ्रेश अपडेट हमें ये अपने सूत्रों से मिल रही है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, और टू बी स्पेसिफिक IDBI बैंक के डाइवेस्टमेंट के बाद ही LIC का OFS आता हमें दिख सकता है। तो LIC का अगर आप देखो OFS डिफर हुआ, टला, और एक बार LIC लेके आइएगा 822 पे, हल्का से टिक चेक लेंगे। आशीष चतुर्मुदा जी, आपका टेक अभी इस स्पेस में और आपकी प्रेफर्ड चॉइस इस स्पेस में, और LIC आपकी कहीं प्रेफर्ड चॉइसेस ऑफ स्टॉक्स में है इस वक्त क्या, इस प्राइस पर? नहीं, देखिए LIC तो हम नहीं ट्रैक कर रहे हैं वीरेंद्र। हमें इस स्पेस में जो पसंद आता है वो हमने जैसे पहले भी कहा, PSU बैंक्स हमारी फर्स्ट प्रेफर्ड चॉइस रहेगी, क्योंकि वहाँ पर पे क्रेडिट ग्रोथ का एनवायरनमेंट भी काफ़ी स्ट्रांग है, क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी नॉर्मलाइज हो रही है और एसेट क्वालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट है। तो उसको देखते हुए PSU बैंक्स, अब PSU बैंक भी इसका ETF, SBI, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक जो है वो हमें काफ़ी पसंद आ रहे हैं इस पूरे बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस के अंदर में। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अब 4 का चौका ले लेते हैं। और 4 का चौका सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल से लेंगे हम। उसके बाद चलेंगे सचिन जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, रुचित जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और आशीष चतुर्मुदा के पास मिड कैप फंडा के लिए। मानस जी, बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए लोधा के 950 वाले पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। लोधा में एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो 950 का पुट ऑप्शन जो 15 रुपए के आसपास चल रहा है, उसमें 9 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 25 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, लोधा, इसका पुट ऑप्शन वन वे डिक्लाइन है रियल एस्टेट स्टॉक्स में, मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट में तो खास तौर से। सचिन जी, आपने क्या पिक किया? जी, यहाँ पर कमिंस इंडिया में मुझे लग रहा है एक रेंज का ब्रेकआउट हो सकता है। पिछले 7 दिनों से लगातार इसमें एक ऑस्किलेटिंग मोड डिस्प्ले किया था,
4080 से लेके 3980 इसी पर्टिकुलर रेंज में इसने 7 बार नैरो रेंज बॉडीज बनाई है। एंड जिस तरीके से 60 मिनट्स 30 मिनट्स चार्ट पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव बिल्टअप हो रही है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी कमिंस इंडिया के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 4020 पे लगाना है। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है एक अच्छा मूव बन सकता है लगभग अराउंड 4160 से लेके 4180 तक का। तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं कमिंस इंडिया के फ्यूचर्स में। ओके, कमिंस इंडिया फ्यूचर्स बाय कॉल है आपकी। लोडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, 4 लाख शेयर 4051 पे एड हुए यहाँ पे। रुचित, आपकी कॉल क्या रहेगी आज का चार्ट का चमत्कार? चार्ट के चमत्कार में एपीएल अपोलो ट्यूब्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सो प्राइमरी देखें तो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है ये पिछले कुछ महीनों से। प्राइस अपो में रिसेंटली मार्केट के साथ थोड़े बहुत करेक्शंस भी हुए, लेकिन जो करेक्शंस थे उसमें कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं थी। और आज देख रहे हैं कि जब ये प्राइस अप मूव का रिजम्पशन हो रहा है तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स फिर से स्टॉक में देखे जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले स्टॉक के नंबर्स भी आए और नंबर्स के बाद रिएक्शंस भी देखेंगे तो अच्छा ही दिख रहा है। सो ये फिर से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के वर्ज पर है अभी, तो करंट लेवल्स पे एपीएल अपोलो ट्यूब्स में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे 1965 के नीचे के स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखे और ऊपर 2020 के टारगेट से एक्सपेक्ट करें। ओके, एपीएल अपोलो ट्यूब्स। चलते हैं आज की मिड कैप फंडा कॉल के लिए आशीष जी के पास। आशीष जी, ज़माने भर के स्टॉक्स हैं आपके लिए अच्छे वैल्यूएशंस पे, क्या पिक कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल। तो देखिए, अपॉर्चुनिटी काफ़ी है और हमने ऑलरेडी बैंक्स की बात की। अब मुझे लगता है मेटल स्पेस में जो स्टॉक हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है नाल्को। एल्यूमिनियम के अंदर में ये बहुत ही बढ़िया एक प्लेयर है और हमने देखा है कि इस साल जो मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 45% पे आई है, तो एक बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट मार्जिन फ्रंट पे में देखने को नजर आ रहा है। और स्ट्रक्चरली हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक अंडर इन्वेस्टमेंट पूरी कमोडिटी साइकिल में देखने को नजर आया और एल्यूमिनियम इस पूरी जो इंडस्ट्रियल साइकिल है उसके अंदर एक बड़ा बेनिफिशियरी रह सकता है। तो एल्यूमिनियम प्राइसेस में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी और नेशनल एल्यूमिनियम इसको प्ले करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 355 पे एक बढ़िया बेस स्टॉक बना चुका है और ये होल्ड करता है तो मैं समझता हूँ 390-400 रुपए तक एक ट्रेजेक्ट्री नाल्को के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, नाल्को 364 पे आपका बाय कॉल है। यहाँ पे 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ 4 ट्रेड्स पिक किए थे हमने और पहला ट्रेड आया था ऑप्शंस में, सस्ता ऑप्शन मानस ने पिक किया। लोडेड डेवलपर्स का 950 का पुट फॉर ए पॉसिबल टारगेट 25 द हायर साइड। उसके बाद हमने पिक किया सचिन से उनका ट्रेड एफएनओ सुपरस्टार कमिंस फ्यूचर्स बाय करना है। बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग फ्यूचर्स, काफ़ी अच्छी खासी लोडिंग देखते हुए रुचित जी ने आज चार्ट का चमत्कार पिक किया। ट्रेड रहा उनका एपीएल अपोलो ट्यूब्स और आशीष जी ने आज का मिड कैप फंडा कॉल पिक किया और नाल्को मेटल्स में उनका आज ये कंस्ट्रक्टिव व्यू नाल्को पर। अब थोड़ा सा नंबर्स पे और उसके पूर्व अनुमान पे बात करते हैं। हम गौरव से बात करेंगे इंडसइंड बैंक पे और उसके बाद कंचन से सिप्ला पे, यतिन से श्रीराम पे बातचीत होगी और साथ ही साथ कंचन से गोदरेज सीपी पर भी बात होगी। पहले गौरव से बात करते हैं इंडसइंड बैंक, क्या एक्सपेक्टेशन है गौरव इस बार? जी, अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक की तो पहले हमारे पास प्री क्वार्टरली प्री प्रोविजनल अपडेट जो है वो आ चुके थे, जिसमें हमने देखा कि लोन बुक ग्रोथ और डिपॉजिट में कहीं पे एक वीकनेस देखने को मिली थी। इसी के बाद अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वहाँ पे 17% की डिक्लाइन जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकती है। कहीं पे जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है, जो कि हम फी इनकम या फिर और कई इनकम देखते हैं, वहाँ पे भी एक वीकनेस और इसी की वजह से जो पीपीओपी जो कि प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यहाँ पे भी लगभग 45% का फॉल जो है इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब इसके पीछे और 3 मेन रीजंस भी रहेंगे। सबसे पहले लोन ग्रोथ जो है वो वीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स वहाँ से प्रेशर आएगा और इसके साथ साथ कहीं पे फी इनकम जो है इसके वजह से पीपीओपी डिक्लाइन होगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोविजंस की तो पिछले क्वार्टर के जैसे ज़्यादा प्रोविजंस नहीं रहेंगे, बट ओवरऑल जो है प्रोविजंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 10% की उछाली हमें देखने को मिल सकती है और इसी की वजह से जो प्रॉफिट है यहाँ पे एक 40 to 45 करोड़ तक का नंबर जो है प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की। स्ट्रीट का मानना यह है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कहीं पे स्टेबल रह सकते हैं इस क्वार्टर में। कहीं पे अगर हम देखें अनुमान जो है वो कई ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड है। कुछ ब्रोकरेज फर्म्स मानते हैं कि कहीं पे ज़्यादा उछाल भी देखने को मिल सकता है, तब जबकि कुछ ब्रोकरेज फर्म्स का मानना ऐसे है कि नीचे भी गिर सकते हैं। क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो पिछले क्वार्टर से लगभग 80 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन जो है क्रेडिट कॉस्ट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि पिछले क्वार्टर में हमने देखा था एमएफआई रिलेटेड बैंक ने कुछ ज़्यादा प्रोविजंस ही ले लिए थे
इस क्वार्टर में ये जो प्रोविजन है वो नीचे आएंगे, बट ये जो 2% का मार्क है उसके नीचे आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है। और इसी के साथ साथ आगे जाके ग्रोथ पे बैंक की कैसे कमेंट्री रहेगी वो देखना ज़रूरी रहेगा। MFI और ओवरऑल एसेट क्वालिटी पे उनकी कैसी कमेंट्री रहेगी वो देखना ज़रूरी रहेगा। और जैसे हमें पता है कि इस बैंक में कहीं पे ROA जो है वो मैनेजमेंट का कहना था कि FY27 में ROAs लगभग 1% तक जा सकते हैं, तो उसकी ट्रैजेक्टरी कैसी है, क्या स्ट्रैटेजीज बैंक यूज़ करेगी वो देखना ज़रूरी रहेगा। बट फिलहाल के लिए नंबर्स की बात करें तो एक वीकनेस इंडसइंड बैंक के नंबर्स में इस क्वार्टर में भी हमें देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया गौरव। तो इंडसइंड बैंक के नंबर्स में वीकनेस रहेगी, लेकिन ये मार्केट को काफ़ी हद तक पता है, पिछले क्वार्टर में भी यही हुआ था। देखते हैं उसके बाद कैसे रिएक्ट करेगा। मैं नंबर्स के रिएक्शन पर आता हूँ, लेकिन एक बार श्रीराम फाइनेंस लेकर आइए आप जरा। और अब लोअर सर्किट लग चुका है स्टॉक में, करीब IIFL फाइनेंस, मेरी गलती हो गई। श्रीराम फाइनेंस के हमको नंबर्स का प्रीव्यू करना है। IIFL फाइनेंस के स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया है और ये देखिए 10% नीचे है। यतिन ने सबसे पहले अलर्ट किया था सिस्टम को। यतिन, इतना खराब है, 10% का सर्किट लग गया? बिल्कुल, एक्चुअली जब रिजल्ट आया तब रिजल्ट तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे, और तो मैं रीज़न फाइंड कर रहा था कि क्यों स्टॉक नीचे है। जब वो रिलीज़ को ध्यान से देखा तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें आई। सबसे पहले इनकम टैक्स के इनको कम्युनिकेशन आया येस्टरडे, और जिसका ऑब्वियसली बोर्ड ने अपनी मीटिंग में डिस्कशन किया। जो रिलीज़ में हम देख पा रहे हैं, IIFL का कहना है कि सेक्शन 142 के प्रोविजंस के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ स्पेशल ऑडिट करने वाला है, और जो इन्वेंट्री टैलिंग का मैकेनिज्म है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं इसको फिर से एक बार जो है खंगाला जाएगा। और टिपिकली ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई सब्सटैंशियल चीज़ें हो या सब्सटैंशियल इन्फॉर्मेशन हो तभी इस प्रकार की ऑडिट की जाती है। कुछ महीनों पहले हमने ये भी देखा था कि RBI ने जो KYC नॉर्म्स है और जो कैश डिस्बर्सल्स कंपनी करती थी उस पर आपत्ति जताई थी और इनको टेम्पररी लोन, गोल्ड लोन देने से भी मना कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, पहले RBI और अब इनकम टैक्स, शायद बाजार को पसंद नहीं आया। और दूसरी 2 इनको स्टेट गवर्नमेंट से नोटिस आई हैं जहाँ GST को रिलेटेड भी गलत तरीके से इनपुट क्रेडिट लिया गया है, उस तरीके के इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं। दोनों ही केस ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है GST का और इनकम टैक्स का, लेकिन इनकम टैक्स के केस में कंपनी का ये कहना है कि वो कॉपरेट कर रहे हैं एजेंसियों के साथ, और उनके हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से ये प्रोसीजरली नेचर है, पुरानी मैटर है जिसका एक स्पेशल ऑडिट किया जा रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से इसको बाजार लेती है। हाल फिलहाल तो ये दिख रहा है कि रिजल्ट्स अच्छे होने के बावजूद काउंटर में थोड़ा पैनिक सेलिंग है। बिल्कुल, फाइनली वो न्यूज़ चली जो मैं चाह रहा था चले। जो बेसिकली मेन रीज़न ये है कि जो स्पेशल ऑडिट की बात हुई है और जो सेक्शन 192 इनकम टैक्स सेक्शन जो काफ़ी ट्रेचरस माना जाता है, उसकी वजह से जैसे मैंने कहा नंबर्स में कोई कंप्लेन नहीं थी, तो नंबर्स दिखाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्टॉक क्यों गिरा अच्छे नंबर्स के बावजूद, इस वजह से। और अभी इशू क्या हो गया, मार्केट की सिचुएशन इस समय ऐसी है, हल्की सी ख़राब खबर पर मार्केट रिएक्शन बहुत आउटसाइज देता है। यही खबर अगर 3 महीने पहले आई होती तो शायद मार्केट इतना ना गिरा होता या स्टॉक इतना ना गिरा होता, लेकिन अभी खैर मार्केट का पूरा मूड माहौल जो है वो कम्प्लीटली अलग है। हालांकि निफ्टी में लोअर लेवल से अब अच्छी खासी रिकवरी आई, वापस हम 25,300 के ऊपर आए हैं। लेकिन अब अर्निंग्स प्रीव्यू को रिज्यूम करते हैं। थोड़ा डिटूर लिया था हमने क्योंकि न्यूज़ आ गई थी। श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स कैसे रहेंगे, डे हाई पर स्टॉक इस समय आते हैं? बिल्कुल, श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। इनफैक्ट अगर हम थर्ड क्वार्टर की बात करें तो यहाँ सॉलिड ग्रोथ रहनी चाहिए। सिक्वेंशियल बेसिस पे जो लोन ग्रोथ है वो लगभग 5% होनी चाहिए। और अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, क्योंकि अच्छी लोन ग्रोथ रही है सिक्वेंशियल बेसिस पे, साल दर साल बेसिस पे लगभग नेट इंटरेस्ट इनकम में 14% की तेज़ी रहेगी। मुनाफा आपको 33% नीचे दिखेगा, क्योंकि यहाँ लगभग 1495 करोड़ का लास्ट ईयर गेन था। श्रीराम फाइनेंस ने अपनी सब्सिडरी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस में स्टेक सेल किया था, जिसके कारण कैपिटल गेन बुक हुआ था। तो साल दर साल नंबर्स प्रॉफिट के साइड पे कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि पिछले साल का बेस हायर है। लेकिन अगर हम Q3 की बात करें पर्टिकुलरली, तो लोन ग्रोथ अच्छी रहनी चाहिए, साल दर साल 15%, सिक्वेंशियली लगभग 5%। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो 15 बेसिस पॉइंट्स का सुधार देखने को मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर हम तिमाही आधार पर देखें तो इनकी जो एसेट क्वालिटी है काफ़ी स्थिर रहनी चाहिए। और ब्रॉडली जो मैनेजमेंट के कैपिटल इन्फ्यूजन है MUFG की तरफ से, इसको भी काफ़ी सारे अप्रूवल्स मिले हैं और कहीं ना कहीं वो भी एक एडवांस स्टेज में है। तो ये सब चीज़ों के चलते अच्छे क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन है श्रीराम फाइनेंस को लेकर। ओके, श्रीराम फाइनेंस को लेकर अच्छे क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन। अब एक काम करते हैं, श्रीराम फाइनेंस से चलते हैं सिप्ला की तरफ। कंचन, क्या एक्सपेक्टेशन नंबर से?
जी, सिप्ला के क्वार्टर 3 के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हमें थोड़े यहाँ पे फीके देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो टॉप लाइन है वहां पे आपको एक सब्सटैंशियल गेन देखने को मिलेगा, लेकिन जो ऑपरेटिंग नंबर्स है वहां पे हमें साल दर साल एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। मार्जिन्स भी यहाँ पे आपको 6% तक कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। देखिए, जो इनकी यूएस सेल्स है वहां पे आपको एक डिक्लाइन आता हुआ दिखाई देगा, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है जो इनकी जेनरिक दवाई है रेवलिमिड, वहां पे जो कॉम्पिटिशन है वो काफी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइस इरोजन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और अफ्रीका की सेल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बढ़त ही देखने को मिल सकती है। अफ्रीका में 3% की बढ़त और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी 8% ग्रोथ का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। कंपनी इस टाइम पे अपने ऑर्थो सेगमेंट में काफी जोरों शोरों से कामकाज कर रही है, तो यहाँ से एक अच्छी चीज आती हुई दिखाई दे सकती है। और आपको जो फोकस में रखना होगा एरिया वो ये है कि जो एली लिली के साथ टर्जापाइट की डील है उस पे मैनेजमेंट की किस तरीके की प्रोग्रेस को लेके कमेंट्री आती है, लेकिन नंबर्स इस क्वार्टर में फीके हैं। नंबर्स फीके रहेंगे इस क्वार्टर में। और अब आशीष के पास चलते हैं और JSW स्टील के नंबर से क्या एक्सपेक्ट करें ये जान लेते हैं। आशीष बताइए। ठीक ठाक अच्छे नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। दरअसल सबको पता है कि स्टील की कीमतें अगर आप देखें तो मोर और लेस लार्जली तिमाही के दौरान थोड़ी सी नरम देखने को मिली है। इसके चलते माना जा रहा है कि यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी इनकी रियलाइजेशन में, करीब 3.5% सीक्वेंशली और लगभग 4% पिछले साल के मुकाबले। जो वॉल्यूम का डेटा है वो हमारे पास क्वार्टरली अपडेट में ऑलरेडी आ चुका था, जहाँ पर पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 1.3% की गिरावट देखने को मिली है। सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो 5% घटी हैं वॉल्यूम्स। लेकिन मुनाफे की बात करें तो पिछले साल यहाँ पर 103 करोड़ के आसपास का एडजस्टमेंट था, 70% की बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पर जरूर मार्केट थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। मार्जिन 13.4% से बढ़कर 14.7% देखने को मिलेंगे। एबिटा 18%, टॉप लाइन में 8% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आप एबिटा प्रति टन की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 4% पिछले साल के मुकाबले एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन दिसंबर एंड में जो कीमतें बढ़ी हैं स्टील का, इसका क्या इम्पैक्ट आगे देखने को मिलेगा, क्या फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट मैनेजमेंट देता है, ये की मॉनिटरेबल रहेगा। नतीजे अगर आप देखें तो ठीक ठाक आएंगे। नतीजे ठीक ठाक आएंगे। अब गोदरेज कंज्यूमर ये आखिरी नंबर रह गया। कंचन क्या एक्सपेक्ट करें? जी, यहाँ पे नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। टॉप लाइन से लेके ऑपरेटिंग नंबर्स जो हैं वो अच्छे खासे यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इनफैक्ट मार्जिन्स में भी यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें सुधार इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। देखिए, क्वार्टर 2 में हमने देखा था कि जो GST 2.0 है उसका सीधा सीधा एक इम्पैक्ट आया था, लेकिन अब चीजें और नंबर्स जो है वो इंप्रूव होते हुए दिखाई ददे रहे हैं। अगर ओवरऑल रेवेन्यू और वॉल्यूम ग्रोथ की बात करी जाए तो 8% देखने को मिल सकती है। सोप पोर्टफोलियो इनका अच्छा खासा बढ़ सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 33%। होम केयर में भी डबल डिजिट ग्रोथ की संभावनाएं जताई जा रही है। इनफैक्ट जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो भी अच्छे खासे सुधरते हुए नजर आ सकते हैं। यही नहीं बल्कि जो इनका इंटरनेशनल बिजनेस है वहां पे भी एक अच्छी खासी प्रोग्रेस है। इंडोनेशिया में 2%, गुआम में अप्रॉक्सीमेटली 23% का जो ग्रोथ है वो देखने को मिल सकता है। और वही अगर हम बात करें इबिटा ट्रेंड की तो वहां पे इंडोनेशिया और बाकी के जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पे हल्का फुल्का प्रेशर है, लेकिन गुआम में हमें डबल डिजिट इबिटा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यही नहीं बल्कि अगर इनका कंसोलिडेटेड इबिटा देखा जाए तो वहां पे भी एक बड़े जो हमें एक्सपेंशन है वो देखने को मिल सकता है। तो अब जो नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे वो स्टेबल देखने को मिलेंगे। ओके, शुक्रिया आप सभी का ये सारे के सारे नंबर्स का प्रीव्यू रखने के लिए। मार्केट्स इस समय फिर कोशिश कर रहा है रिकवरी की और काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन IIFL अभी भी 10% के उस लोअर सर्किट पर ट्रेड कर रहा है। आशीष चतुर्वेदी हैं क्या हमारे साथ अभी शो में? आशीष, ये IIFL की इस न्यूज़ को आप कैसे देख रहे हैं और आपका क्या व्यू स्टॉक पर? नहीं, डेफिनेटली ये न्यूज़ मार्केट में थोड़ी सी नर्वसनेस इसके अंदर क्रिएट करेगा, क्योंकि अगर से आप ऐसे देखें तो गोल्ड फाइनेंसिंग पूरा जो स्पेस है वो काफ़ी स्ट्रेंथ में था, और खासतौर पर IIFL फाइनेंस भी, क्योंकि यहाँ पर पे ग्रोथ काफ़ी मजबूत आ रही थी। बट जब भी हम इस तरह की कोई टैक्स रिलेटेड जब कोई न्यूज़ फ्लो देखते हैं तो एक इमीडिएट रिएक्शन आना बहुत लाजमी है। और मेरे हिसाब से जब तक अब इसके अंदर में क्लैरिटी नहीं आएगी, मुझे लगता है ये ओवरहैंग स्टॉक में बना रहेगा। तो शॉर्टर टर्म में मुझे लगता है एक पेन स्टॉक में मेंटेन रहेगा। मुझे लगता है वेट एंड वॉच सिचुएशन यहाँ पर रहनी चाहिए। कोई नई पोजीशन यहाँ पर ऐड इस स्टॉक के अंदर अभी अवॉइड करना चाहिए। ओके, चलिए एक और स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ। अब एक बार स्टॉक लेकर आइए। एक बिरो, सुना होगा आपने स्टॉक के बारे में, विष्णु आर प्रकाश पोंगलिया है ना? हाँ, इसका 1 साल का चार्ट लेकर आइए बिरो। अब ये देखिए, ये इसका 1 साल का चार्ट है। हाँ, क्या दिख रहा है इसमें आपको? कंप्लीट कोलैप्स।
ज़ीरो हो गया ऑलमोस्ट। मतलब आप मान के चलें कि जिसने आपके कहने पर, सुनने पर या किसी के कहने सुनने पर इसके आईपीओ को चेज़ कर लिया या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं ना, लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसे लगाएं, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले लिया। 82% स्टॉक नीचे है और अभी भी कौन कह सकता है कि ये यहाँ पे रुकने वाला है। 360 का ही था इसका ना। और पता है क्या है, ये इकलौता नहीं है। हमने कितने नाम लिए थे, स्टैनली का नाम लिया था, लक्ष्मी डेंटल, मतलब ड्रीम फोक्स। 2024 में और 2025 के फर्स्ट हाफ में जिस तरीके के आईपीओज आए और ऑलमोस्ट सभी को में जो जिस तरीके के व्यूज़ लिए गए, मैं तो कहता हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें पता चलना चाहिए कि था क्या, ये ऐसे क्या आईपीओज थे, ये क्या करते थे इसमें मर्चेंट बैंकर्स, क्या सोचते थे, क्या इसमें रिटेल कैसे फंसा। और इनकी सबकी आप शेयर होल्डिंग उठा के देख लीजिएगा, आपको एक चीज़ कॉमन मिल जाएगी इनमें सब में। अगर आप जो लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न उठा के देखेंगे ना, रिटेल की शेयर होल्डिंग ऑल टाइम हाई पे होगी। मतलब मैंने अभी डेटा चेक नहीं किया, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है डेटा चेक करने की, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये हुआ होगा। और लोग एवरेज करते जाते हैं, एक बार फंस गए आप, चलिए ठीक है, समझ में आता है। एग्जिट करना तो दूर, लोग एवरेज करते हैं उसको। और अब ये देखिए 12 महीने में किस तरीके से ये स्टॉक गिरा है, करीब 82% के करीब की डिक्लाइन इसमें आ चुकी है। क्या ही बोलें, मतलब कितनी वेल्थ डिस्ट्रक्शन है। इनको कोई रिविजिट नहीं करता है। ये सब क्या होता है ना, बस वो जब आईपीओ आता है ना, उसके बाद वो बस वो एक हफ्ते तक उनकी बात होती है, उसके बाद उनको रिविजिट नहीं किया जाता है। यहाँ देखिए आप 82% की गिरावट। खैर एनीवे, लेट्स मूव ऑन। कुछ और स्टॉक्स और कुछ और मार्केट की बात करेंगे। क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO और पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास जुड़े हमारे साथ। इनके पास कैपिटल मार्केट में 18 साल का अनुभव है। इससे पहले राकेश जी HDFC म्यूचुअल फंड में 14 साल बिता चुके हैं। सीमेंट, इंफ्रा, मेटल, केमिकल और रियल्टी सेक्टर को खास तौर से ट्रैक करते हैं। आइए आपसे समझते हैं कि मार्केट को लेकर अब आपका क्या नज़रिया है। गुड आफ्टरनून राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मार्केट जो इतनी टफ है इस समय, इससे कैसे निजात पाई जाए? इस समय अप्रोच क्या होनी चाहिए मार्केट में? गुड आफ्टरनून जी और गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। मेरे ख्याल से मार्केट पिछले करीब 15 महीने से थोड़ा टफ ही चल रहा है। यहाँ से निकलने का जो उपाय है वो कॉर्पोरेट अर्निंग को लेके ही है। अगर आप लास्ट 2 साल देखेंगे तो कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ बहुत ही कम रहा है, सिंगल डिजिट में रहा है। आगे जाके मुझे लगता है कि अगले 4 से 6 क्वार्टर के अंदर हम थोड़ी उसमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो नॉर्मल जो हमारा कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ है वो करीब 12-14% का है और यही उम्मीद है कि अगले 4 से 6 क्वार्टर में हम उस रन रेट पे पहुंचेंगे और वहां जाकर मुझे लगता है कि मार्केट का जो रिटर्न है वो इस अर्निंग ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करेगा। अभी फिलहाल के लिए नियर टर्म अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, FI को लेके, करेंसी को लेके, जियोपॉलिटिक्स को लेके। बट अगर आप 2 से 4 क्वार्टर के बीच का व्यू लेंगे तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी बनती है मेरे हिसाब से। ओके, इस समय मार्केट में जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो मार्केट को क्या लग रहा है? क्या अर्निंग्स का समहाउ पिकअप ना होना यही बड़ा रिस्क है और क्या ये रिस्क आगे भी सॉर्ट ऑफ मैग्नीफाई हो सकता है? बिल्कुल, अगर सही बात है अनुज जी। अगर आप पिछले करीब 2 साल का देखेंगे तो हर बार अर्निंग्स है वो डाउनग्रेड होता गया है। तो ये अर्निंग जो ट्रेजेक्ट्री है ये पिछले नियर टर्म में थोड़ी वीक रही है। हालांकि जैसा मैंने बताया, उम्मीद है कि यहाँ से अगले 4 से 6 क्वार्टर में अर्निंग में हमको अच्छी तेजी दिखेगी। उसके जो मेजर कंपोनेंट है, अगर आप देखेंगे BFSI जो सेगमेंट है, बैंकिंग फाइनेंशियल्स, उसके अंदर जो भी प्रेशर था निम को लेकर, लो प्रोडक्ट ग्रोथ को लेकर, वो मेरे ख्याल से सारा ऑलरेडी बिहाइंड है। यहाँ से नंबर्स अभी ठीक लगने लग रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ में हमने अच्छी खासी तेजी देखी है, जो 8-9% होती थी वो अभी 12 से 14% रेंज पे आ गई है। तो अर्निंग्स का सपोर्ट हमको BFSI में मिलेगा, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ऑटोज में है उसमें मिलेगा, IT और कुछ हद तक कंज्यूमर स्टेपल्स इसमें थोड़ा ड्रैग दिखा सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट का अर्निंग्स डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी जो है वो अभी मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है। यहाँ से अर्निंग्स में ज़्यादा डाउनग्रेड नहीं आएंगे। बट जो मैंने बताया 12 से 14% का अर्निंग ग्रोथ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ बड़ा डेंट हुआ तो थोड़ा एक कंसर्न हो सकता है। अच्छा, अर्निंग डाउनग्रेड्स का क्रम जो है वो अपने अंतिम पड़ाव में है। आपने कही राकेश जी बात है। कुछ और सेक्टर्स को लेते हैं। 3 सेक्टर्स का आपने उल्लेख कर ही दिया, उसको रिपीट नहीं करूँगा। हम क्योंकि बजट के बहुत नज़दीक खड़े हैं तो ये प्रश्न मेरा लाजमी हो जाता है, और जिन
सेक्टर्स में इस बजट में एलोकेशन बढ़ना लाजमी और काफ़ी हद तक लगता है कि वो होगा, वो है डिफेंस। और डिफेंस में जुलाई 2024 के बाद जो प्राइस डैमेज था उसमें एक हल्की सी रिकवरी तो है, बट नॉट आई थिंक ऐसी रिकवरी नहीं कि वो प्रीवियस हाइज रीगेन हो जाए। आप डिफेंस को इस वक्त कैसे लेके चल रहे हैं? माना जा रहा है कि 10 से 20% का हाइक होगा एलोकेशन में इस बार। आपकी रीडिंग इस स्पेस पे क्या कहती है? नहीं, तो आपकी बात सही है। अगर हम गवर्नमेंट का केपेक्स एलोकेशन देखें यहाँ से, तो वैसे देखा जाए तो एल्बो रूम बहुत ज़्यादा नहीं है फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल कंस्ट्रेंट को लेके। बट डिफेंस के अंदर जो भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं और जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है इंडियनाइजेशन करने का, उसमें ऑब्वियसली एलोकेशन बढ़ेगा। और जो आप बता रहे हैं 10 से 20% का एलोकेशन इंक्रीज पॉसिबल है। बट आप ये भी देखिए कि बहुत सारे स्टॉक जो डीवैल्यूएशन हुआ है, बेसिकली बहुत ज़्यादा हमने पी री रेटिंग दिया था। ये सेक्टर स्ट्रक्चरल सेक्टर है, यहाँ पर हमको स्ट्रक्चरली अगले 5-7 साल तक अच्छी ग्रोथ दिखेगी। बट आप क्या उसको पी रेटिंग देते हैं, वो बहुत क्रिटिकल है स्टॉक में एंटर करने के लिए। एक ऐसा समय था जब स्टॉक्स जो 15-20% अर्निंग ग्रोथ दिखा रहे थे, उसको 50-80 का मल्टीपल मिल रहा था। वो मेरे ख्याल से जो फ्रॉड था वो निकल गया है। यहाँ से ये सेक्टर मोस्टली कंपाउंडिंग रहेगा, तो उसी हिसाब से इस सेक्टर को एक्सपोजर लेना चाहिए। ओके अच्छा, एक दो सेक्टर्स को और लेते हैं जहाँ पे बीते मतलब आप समझिए साल भर बहुत सुनहरे रहे और 3 महीने 6 महीने तो बहुत बड़ा प्राइस स्ट्रेच था। दैट्स मेटल्स, कमोडिटीज़ पे आता हूँ मैं यहाँ पे। दो इनफैक्ट प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ राकेश जी। मेटल्स पे आपका टेक क्या, यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को या फिर अपनी पोजीशंस को होल्ड करें? और दूसरी चीज़ है कमोडिटीज़ में आपने केमिकल्स को देखा, नंबर्स और कमेंट्री उतनी इंप्रेसिव नहीं है। यहाँ पे आपका टेक दोनों धड़ों पर कमोडिटीज़ के, मैं यहाँ प्रीशियस मेटल्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो मेटल्स में जैसा सब लोग जानते हैं कि थोड़ा ग्लोबल कमोडिटी है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उस पर ज़्यादा फोकस होता है। चाइना जो है उसने जो पॉलिसी चेंज करना शुरू किया है लास्ट 1-2 महीने से, उससे थोड़ा मेटल्स में सपोर्ट मिला है। और दूसरा सपोर्ट मेरे ख्याल से करेंसी को लेकर भी है। ग्लोबली जो यूएस डॉलर का करेंसी चेंजेस हो रहा है, उसके हिसाब से मेटल्स को उससे भी सपोर्ट मिला है। पर अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो जो गवर्नमेंट के एक्शन स्पेशली अराउंड फेरस मेटल, जो स्टील में सेफगार्ड ड्यूटी लगाया है अगले करीब 2-2.5 साल के लिए, उससे कम से कम एक विजिबिलिटी मिलता है अर्निंग ट्रेजेक्ट्री को लेकर। तो उसकी वजह से थोड़ा हमको पॉजिटिवनेस दिख रहा है। बाकी दूसरे जो मेटल्स हैं वो लार्जली कमोडिटी प्राइस एक्सपोजर को लेकर ज़्यादा है। वहां पर भी मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए थोड़ा पॉजिटिविटी कायम रहेगा। बट केमिकल्स में एक ये थोड़ा अंडरडॉग है मेरे ख्याल से। अगर हम अगले 4 से 6 क्वार्टर देखें तो हो सकता है कि इसके अंदर सरकार 2 चीज कर सकता है। एक तो पीएलआई जैसा कुछ एक इंसेंटिव स्कीम ला सकता है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए केमिकल्स का। और दूसरा जो ग्लोबल साइकिल था वो मेरे ख्याल से अभी सेम बॉटम आउट हो चुका है, स्पेशली एग्रो केमिकल्स वगैरह में देखें तो ऐसा लग रहा है कि जो डीस्टॉकिंग साइकिल था वो ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। और जो रुपये का जो डेप्रिसिएशन है यूएस डॉलर के अगेंस्ट, उससे मैन्युफैक्चरिंग और कॉम्पिटिटिव हो जाती है इंडिया में। तो ये एक सेक्टर है जो हमको वॉच आउट करना चाहिए। अभी हम लोग धीरे धीरे इस पे थोड़ा पॉजिटिवली बायस्ड हैं ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो में। ओके ये जो आईटी सेक्टर है इस पर लेकर अब आपका क्या व्यू है, क्योंकि ज़्यादातर बड़ी कंपनियों के नंबर्स अब आ चुके हैं यहाँ पर? देखिए अनुज जी, इसमें अगर आप देखेंगे तो काफी सारा जो पी डी रेटिंग ऑलरेडी हो चुका है और उसका कारण बहुत सिंपल था कि ग्रोथ यहाँ मिसिंग है। तो अभी भी रेवेन्यू ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है वो अगर आप लार्ज प्लेयर्स की बात करें तो कोई बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। हालांकि ऑर्डर इनफ्लोज वगैरह काफी अच्छे हैं, बट एग्जीक्यूशन ग्रोथ अभी भी लैगिंग है। बट जो रुपी डेप्रिसिएशन है यहाँ पर भी उनको थोड़ा मार्जिन में फायदा मिल रहा है। तो यहाँ से कम हम हायर सिंगल डिजिट या लोअर डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ देख सकते हैं। तो यहाँ ये फिर भी अर्निंग्स जो है वो कॉर्पोरेट अर्निंग को ट्रेल करेगा ओवरऑल मार्केट की अर्निंग को। बट यहाँ पी डी वैल्यूएशन यहाँ से और अनलाइकली लगता है, बिकॉज अगर आप डिविडेंड यील्ड या फ्री कैश फ्लो यील्ड देखेंगे तो उसका काफी सपोर्ट मिलता है। बट हम एज ए आईटी सर्विसेज सेक्टर लार्ज कैप स्पेशली हम लोग काफी टाइम से अंडरवेट हैं। उसका कारण ग्रोथ को लेकर है। बट कुछ सेलेक्टेड स्पेस है उसके अंदर, जो जैसे मिड कैप हो गया या प्रोडक्ट कंपनीज हो गया जैसे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें थोड़ी ग्रोथ की विजिबिलिटी हमको ज्यादा बेटर दिखती है।
तो वहाँ हमारा एक्सपोजर उससे उस लिहाज से ज़्यादा है। एक स्पेस जहां बहुत ज़्यादा पेन है वो है रियल एस्टेट। पिछले साल का सबसे खराब इंडेक्स और इस साल और बड़ी गिरावट खासतौर से मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स में। ये क्यों हो रहा है? आई थिंक इसमें थोड़ा जो है वो सरकारी जो इंटरवेंशन था बीच में उसको लेकर भी है। दो चीजें हुई है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ रेगुलेशंस जो बेसिकली फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को लेकर थे, उससे अप्रूवल प्रोसेस थोड़ा डिले हो रहा था। अगर आप देखेंगे तो ये जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो ऑलरेडी काफी निचले लेवल पर आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि डिमांड जो है वो मोस्टली नए लॉन्चेस को लेकर ड्राइव होने वाली थी। नए लॉन्चेस का जो ट्रैक्शन है वो पिछले 12 महीने से थोड़ा स्लो हो गया है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये नए लॉन्चेस जिस पेस से वापस शुरू होंगे, जिसके अप्रूवल आने शुरू हो गए, इसमें हमको वापस डिमांड एनवायरनमेंट इंप्रूवमेंट दिखेगा। बट स्टॉक प्राइसेस जो है वो मोस्टली बिकॉज प्री सेल्स जो है उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है, स्पेशली मुंबई के जो प्लेयर्स हैं उनको लेकर उसका कंसर्न ज्यादा है। ओके अच्छा, इसमें कोई राय नहीं है कि प्राइवेट कैपेक्स में फर्स्ट हाफ की रिपोर्टेड नंबर्स में सब्सटेंशियल हाइक था। राकेश जी, अगर आप उसी ड्यूरेशन को पिछली ड्यूरेशन से कंपेयर करें, और इसका इम्पैक्ट बहुत हद तक कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में बढ़ता है, कैपिटल गुड्स, पावर, सबको अगर आप देखें, आप इसमें इंक्लूड करते हैं। मैं 2-3 थीम्स पे आप पे बात करना चाहूँगा, कैपिटल गुड्स और एक स्पेशली कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। ये दो थीम बजट से पहले और बजट के बाद, इन दोनों ही स्पेस पे आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी, एक चीज मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा। अगर आप कोविड के बाद से कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो उसका बड़ा जो फैक्टर था वो 3 मूल थे। पहला है कि हमने बहुत सारा प्राइसिंग पावर देखा ओवरऑल इंडस्ट्रीज में अक्रॉस द बोर्ड, तो उसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा था और कंपनीज कोविड के बाद से कॉस्ट को लेकर बहुत ज्यादा फोकस थी, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की वजह से मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा था और बहुत सारी कंपनीज ने इंक्रीमेंटली नया केपेक्स नहीं किया था क्योंकि उसमें वॉल्यूम ग्रोथ मिसिंग थी अक्रॉस द बोर्ड। तो अर्निंग ग्रोथ उस वजह से भी हमको अच्छा दिख रहा था। सरकार का जो पिछले 12 महीने से रवैया है, जो हमने इनकम टैक्स कट को लेके देखा है या जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन को लेके देखा है, वो क्लियर फोकस है कि यहाँ से डिमांड को हमको बूस्ट करना है और डिमांड बूस्ट जो है वो वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर होगा। और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज अक्रॉस इंडस्ट्रीज वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो उसकी वजह से नया केपेक्स अनाउंसमेंट आएगा, तो प्राइवेट केपेक्स कुछ हिसाब से थोड़ा रिवाइवल पाथ पर है। इंक्रीमेंटली सरकार हो सकता है कि अब जैसा मैंने बताया फिजिकल रूम बहुत ज्यादा नहीं है बहुत सारी चीजें करने के लिए, बट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए टारगेटेड कुछ इंसेंटिव स्कीम अगर ला सकती है, तो उस स्पेस में मुझे अभी भी थोड़ा लगता है कि अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है, तेजी आ सकती है अगले 1 से 2 साल के पीरियड के अंदर। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे बजट से पहले आपके व्यू आपने हमारे साथ शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई होप निकट भविष्य में पोस्ट बजट आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निफ्टी 25,290 दिन के हाई से अगर आप देखें लगभग हम 150 अंक नीचे हैं, अभी भी 125 अंक नीचे हैं। बट अनुज, 25,300 इस प्राइस को, बैंक निफ्टी पे 59,200 को कैसे देख रहे हैं आप, और कल के लिए व्यू क्या रखें अनुज इस प्राइस पे? देखिए, एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि क्लोज उतनी ख़राब नहीं है जितना 2 बजे लग रहा था। पहली बात तो ये ठीक है, क्योंकि 2 बजे हम थे करीब 25,168 पर, ऑलमोस्ट हम नेगेटिव टेरिटरी में आ गए थे। वहाँ से वापस एक बाउंस आना थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन वीरू पता है क्या है, न्यूट्रल रहे इस मार्केट में, क्योंकि आज एक तो एफआई के स्टैट्स क्या होंगे, कल सुबह कैसे होगा, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, पता नहीं। और बाजार अभी भी काफ़ी कमज़ोर है और अभी भी बड़ा पैसा जो है वो सेल ऑन रैली करके बन रहा है। हाँ, 2-3 दिन अगर आप डे हाई पर ना भी बंद हो, जैसे डे लो से रिकवरी के साथ 2-3 दिन अगर बंद हो जाए ना, पर डे लो पे ना बंद हो 2-3 दिन, तो वो मेरे ख्याल से कंफर्टिंग आपको फैक्टर देगा। या तो निफ्टी 25,500 के ऊपर वापस आकर बंद हो जाए और बैंक निफ्टी 59,600 के ऊपर आकर वापस बंद हो जाए, या तो ये 2 चीज़ें हो जाएं। दूसरी चीज़, इंडिया विक्स पे ध्यान दीजिए, अभी भी वॉलेटिलिटी काफ़ी है और ऐसी वॉलेटिलिटी में थोड़ा सा आपको टफ रहेगा। आज तो खुद विक्स वॉलेटाइल था, कहाँ 12.90 तक गया, फिर 14.32 तक गया, फिर 13.37 पर, तो ऐसे में थोड़ा सा टफ है मार्केट। तो बहुत ज़्यादा
अग्रेसिव ना हो, थोड़ा सा संभल कर चलें तो वो बेटर रहेगा। चलिए कल की तैयारी करते हैं और यतिन के पास चलते हैं पहले डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज दो स्टॉक जो फोकस में हैं डीलिंग रूम में, उनमें सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक। सिल्वर में ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी है, तो यहाँ भी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करें, लेकिन डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ एचटीबीटी की स्ट्रेटेजी करनी चाहिए 640 से लेके 650 तक के टारगेट्स के लिए, क्योंकि एफएनओ में आज बहुत दिनों बाद एक बड़ा शॉर्ट बिल्डअप बना है और सिल्वर में भी आप एक प्रेशर पॉइंट देख रहे हैं। तो डीलर्स के हिसाब से एफएनओ ट्रेंड के बेसिस पे यहाँ थोड़ी बहुत बिकवाली करके चल सकते हैं एफएनओ में। इसके अलावा एल&टी फाइनेंस स्टॉक स्टेबल हुआ है और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, जिसके चलते 290-295 के टारगेट्स के लिए डीलर्स यहाँ भी खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बाय एल&टी फाइनेंस और हिंदुस्तान जिंक सेल है यहाँ पर। शुक्रिया यतिन आपका इस बातचीत के लिए। फिर इन डीलर्स के व्यू के बाद अब हमारे मेहमानों का व्यू क्या है कल की ओपनिंग ट्रैजेक्टरी के लिए और क्या सेंस है उनका ट्रेड्स पे, वो कवर करते हैं। मानस, क्या कैरी करेंगे आप फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? देखिए, एपीएल अपोलो के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे और एपीएल अपोलो में मैंने मॉर्निंग में ऑप्शन ट्रेडिंग कॉल भी दिया था, लेकिन क्योंकि स्टॉक ने आज हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, इसलिए इसके ऑप्शन में फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1944 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 2050 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, एपीएल अपोलो ये हमने डिस्कस भी किया था शो में, इस पर मानस जी की बाय ट्रेड हो गई। अरुण जी, आपने क्या कैरी किया? अनुज जी, एबी कैपिटल के साथ जाना चाहूंगा। कहीं ना कहीं वापस सपोर्ट के आसपास स्टॉक आया है तो 354 के आसपास खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस छोटा लगा है, 351 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करें। ऊपर में 362 तक के टारगेट इसमें बन सकते। ओके, आदित्य बिरला कैपिटल आपका बाय कॉल। प्रकाश सर, आपके कैरी करेंगे? मेरा ध्यान जिंदल स्टील पर है, लगता है अपमूव मिलना चाहिए यहाँ पर। ट्रेड करें 1075 और टाइट स्टॉप 1067, 8 रुपए का स्टॉक है करीब। टारगेट 1100 पॉसिबल है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील गावा सर की पिक। सोमेल, आपका कैरी कर रहे हैं? बाय साइड पे कैरी कर रहा हूँ श्रीराम फाइनेंस में कुछ समय से थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके आज एक अच्छा मोमेंटम देखा गया है। मुझे लगता है कि यहाँ से ये मोमेंटम कैरी ऑन होगा। ऊपर में टारगेट होगा 1070 का और स्टॉप लॉस होगा 972। ओके, श्रीराम फाइनेंस 1004 पे आपकी बाय कॉल है। मैं आता हूँ ट्रेड्स पे अभी एक बार। रुचित का ट्रेड बाकी है अभी, लेकिन जरा एक बार देखिए आप इंडियन बैंक को 2 बजे जब मैंने अपनी से कमेंट्री में इंक्लूड किया था, प्राइस था एग्जैक्टली इसका 875 माफ कीजिएगा, इट्स 900। 6% ये स्टॉक ऊपर है और इसका बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नाउ इट्स एट ऑल टाइम हाई। ये अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे, ऑल टाइम हाई पे गजब मूव दिया इसने। क्लोजिंग में डोमिनेट किया पूरे, इस अगर आप देखें तो मूव को, तो शानदार मूव। रुचित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? ये बीटीएससी के लिए बीईएल खरीदारी करके जाने की सलाह रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज थ्रू आउट द डे रहा है। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हुए हैं। सो यहाँ पे 410 के नीचे स्टॉप लॉस करके खरीदारी करके जाए 430 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए सारी ट्रेड्स पूरी हो गई। अब वीरू के पास चलते हैं। आज की मार्केट ब्रेथ आज तो बुलिश रही होगी वीरू? बहुत एग्रेसिवली बुलिश नहीं, लेकिन अनुज ठीक थी, कल की तुलना में तो ठीक थी। और आपकी स्क्रीन पे वो स्लाइड्स आएंगी, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग ये आज का महत्वपूर्ण अंश था। और लॉन्ग 71 और सुबह, हालांकि देखिए ये तस्वीर उससे अच्छी थी जब मैंने सुबह इसको चेक किया था। लॉन्ग्स बहुत थे, हालांकि अगर आप फिर भी कहें स्टिल बुलिश वर्सेस येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे। मेरे ख्याल से जो बेरिश था वो आज थोड़ा सा, अगर आप देखें व्यू, बुलिश में कन्वर्ट हुआ। 71 लॉन्ग बैंक ऑफ इंडिया, अशोक लेलैंड और बीएल, यूनो मिंडा और पीवी फिनटेक, इन सभी काउंटर से बहुत स्ट्रॉन्ग था। आज की अगर आप देखें सबसे मजबूत कड़ी रही पीएसयू बैंक से। एक बार फिर से वारी अर्निंग्स का इम्पैक्ट, सोना बीएलडब्ल्यू, डॉक्टर रेड्डीज, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, एस्ट्रल में यहाँ पर अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग थी। नेक्स्ट स्लाइड आएगी यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप का, एवल फाइनेंस पोस्ट नंबर्स, और आई थिंक उस पेज जो उस प्रेस रिलीज में था उसके बाद इस पर एक डेंट पड़ा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पोस्ट नंबर, स्विगी आज अपना जादू बिखेर नहीं पाया, कल था शॉर्ट कवरिंग मूव, आज कोलैप्स। लोढ़ा, इटरनल, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और लास्ट स्लाइड आएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग की, उसमें कल्याण में आज भी जो है वो इम्पैक्ट जारी रहा। हिंदुस्तान जिंक, सिल्वर जब आज सुबह कोलैप्स हुआ उसके बाद ये भी कोलैप्स हुआ। डालमिया भारत पोस्ट नंबर्स थोड़ा सा क्रैक हुआ। ओबरा रियल्टी, आयशर मोटर्स, इन सभी काउंटर्स में आज एक
अनवाइंडिंग थी। अच्छा, इस बीच इंडियन बैंक अरुण जी ने वो ट्रेड लिया भी था जिसका मैं जिक्र कर रहा था ना। मैं तो देखिए इसको, अगर आप देखें चौंक गया और डे हाई पे, ऑल टाइम हाई पे। अरुण जी, क्या इसको कैरी करना चाहिए क्या? वीरेंद्र जी, वैसे इसके टारगेट्स आ चुके हैं 18 रुपए के आसपास के, 17 से 18 के टारगेट थे, पर डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं। काफी कवरिंग देखने को मिल रही है, मुझे लग रहा है कल भी ये मोमेंटम बना सकता है। तो 910 912 तक भी मिलता है तो वहां पे एक बार बुक करके चल सकते। शानदार ट्रेड रही वैसे ये इंडियन बैंक का। वीरू, आई थिंक जब आपने मुझसे पीएसयू बैंक का सवाल पूछा था तब इस बैंक की मैंने बात भी की थी कि क्या शानदार नंबर्स हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिछले क्वार्टर में इसने अच्छे नंबर के बावजूद एक करेक्शन की शुरुआत की थी, तब ये 880 तक गया था और वहाँ से फिर 814 तक आया था। अब इसने 900 क्रॉस किया है, लेकिन क्लियरली नेक्स्ट लेवल मोमेंटम इस समय इंडियन बैंक में। और ये स्टॉक की खूबी है वैसे, जब चलता है तो ऐसे ही चलता है वीरू। चलता है तो ऐसे चलता है, बट इस दौर में अगर आप सिर्फ आइसोलेशन में, सिर्फ अकेले अनुज निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को देखें, एक बार दिखाइए जरा डायरेक्टर साहब, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स इट्स 8992। और अगर आप ईयर टू डेट देखें तो मतलब अगर मैं ले जाऊं आपको ठीक पिछली लगभग 25 की मैं ले जाता हूं आपको 25 जनवरी के आसपास, मतलब है ना 22 जनवरी के आसपास, करीब 6,545 कितना हो गया, 6,505, मतलब अनुज 2,500 पॉइंट का स्विंग है ना, 2,500 पॉइंट का स्विंग ईयर टू डेट। क्या बेहतरीन प्राइस परफॉर्मेंस और रिटर्न्स दिए पीयूष बैंक। इसको देख के लग ही नहीं रहा है कि हम किसी बुरे दौर में थे, है ना? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अगेन वही बात है कि इसको मतलब आप कहेंगे कि वे सेलेक्टिवली पिकअप कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं है, सेलेक्टिवली पिकअप कर रहे हैं, फैक्ट है ये। और कितनी बार ये डिस्कस भी हुआ है चैनल पर कि एक अप्रोच है कि पीएसयू बैंक ETF चाहें तो आप वो ले सकते हैं। तो क्लियरली ये तो है ही शानदार। और अभी 9 मिनट बाकी हैं, वैसे अब करीब 6.5% ये स्टॉक ऊपर हो चुका है इंडियन बैंक। वैसे यहाँ पर शानदार मोमेंटम है। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं, फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। IIFL फाइनेंस ने थोड़ी क्लैरिफिकेशन दी है जरूर हमारे सिस्टर चैनल पर, लेकिन रिकवरी आई नहीं, मतलब आई भी तो वो कोई बहुत ज़्यादा फीबल ही रही। 13% नीचे है इस समय ये स्टॉक। और PNB हाउसिंग ये करीब 8% नीचे। अच्छा, एक बार स्विगी लेकर आइए ज़रा। स्विगी 4% नीचे है अब। गाबा सर, स्विगी में क्या करें, ये तो आज कोलैप्स हो गया। स्विगी, यस, कोलैप्स। इनफैक्ट ये रिवर्सल पैटर्न है। एक अपमूव मिला था कल, उसको आज नेगेट कर दिया। तो मतलब जो प्रीवियस मूव था वो डाउन था, अब भी डाउन है। ट्रेड कर 321 के आसपास, लगता है 300 चला जाएगा। मैटर ऑफ टाइम, वहां पर एक प्रीवियस बॉटम है, क्या वो सर्वाइव करेगा वो पता नहीं, लेकिन 300 जाने की क्षमता रखता है एक, और वहां पर होल्ड कर सकता है। ब्रेक हो गया तो और लोअर लेवल, लेकिन सोफा स्विगी लुक्स वीक। इतनी गिरावट के बाद एक ग्रीन बार बना था कल, वो भी टूटा आज। स्विगी आज क्रैक हो गया और चारों खाने चित जिसे कहते हैं। एक दिन का बिल्डअप था इसमें, एक रिवर्सल था, बट रिवर्सल बहुत टेक्निकली बहुत इंप्रेसिव था। याद रखिएगा इतना ओवरसोल्ड था। कल भी अगर आप देखें जब इसकी क्लोजिंग आई थी, ये जून 25 के बाद, यानी मोर और लेस आप समझिएगा कि 7 महीने के सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी बंद हुआ था। इम्प्रेसिव आज BEL भी रहा जनाब, ये भी 417 पे एक अच्छे क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। श्रीराम फाइनेंस, इंडियन बैंक और ये जो स्टॉक्स रहे इन्होंने डोमिनेट किया क्लोजिंग को। एस्ट्रल क्या कोई एज लेके जा रहा है? मेरे ख्याल से अभी तो नहीं, क्योंकि 1408 पे कोई भी अगर आप देखें तो इसने एवरेज को रीगेन नहीं किया। सचिन, आप क्या कहते हैं? आई मीन, क्या ये स्टॉक ऐसा है क्या? अच्छा, सचिन नहीं है मेरे ख्याल से। अरुण जी से प्रश्न पूछ लेता हूँ मैं, क्या ये ऐसा रिवर्सल है क्या जो और किसी सीरियस मतलब हाई लेवल को जनरेट कर पाए? आई मीन 1510 1520 तो हाई साइड पॉसिबल है क्या? ये पॉइंट आपको क्या अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है? वीरेंद्र जी, डेफिनेटली एक रिवर्सल देखने को मिला है। रिवर्सल अच्छे सपोर्ट से देखने को मिला है, 1350 1360 इसका एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट है। वैसे कल इसका चार्ट काफी वीक था, आज अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है एक कंटिन्यूएशन आ सकता है 1445 1450, वहां पे जाके मुझे लग रहा है एक बार वापस रिवर्स होगा। तो 30-40 रुपए का मूव मुझे लग रहा है कंटिन्यूएशन में आ सकता है। 1450 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वहां से हो सकता है वापस आपको एक लिक्विडेशन स्टॉक में देखने को मिले। ओके। एस्ट्रल, एक और स्टॉक सोना BLW, ये भी नंबर से जस्ट पहले काफ़ी शानदार मोमेंटम में। सोना BLW प्रिसीजन यानी कि सोना कॉम्स्टार, यहाँ पर भी अच्छा मूव। मानस जी, सोना कॉम्स पे क्या व्यू रहेगा? थोड़ा सा शायद मार्केट को जब भी ट्रेड डील पर हल्की सी भी पॉजिटिविटी आती है तो ये स्टॉक रिएक्ट करता है,
लेकिन इस पर क्या व्यू है? देखिए हायर बॉटम बना है, स्टॉक ने आज अपने 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, काफी बेहतर वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, तो एक बाउंस बैक बनता है जिसमें शायद 490 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो एक ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं, 460 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 490 के टारगेट्स के लिए। सोना BLW अच्छी मूव यहाँ पे हैं। और एक बार जाते जाते मतलब इंडियन बैंक का इतना शोरगुल हुआ कि हम शायद अभी SBI को कंसिडर करना भूल गए, बट इट्स SBI। आई मीन इस प्राइस पे 1048.85 पे याद रखिएगा, ये ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है। जी हाँ, ऑल टाइम हाई फॉर SBI। अच्छा, इसमें किसी हायर स्ट्राइक्स पे फोकस करना चाहिए क्या आपके रुचित? कोई हायर स्ट्राइक पकड़ लें क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, मतलब ऊपर की स्ट्राइक जो क्लोजर टू 1100 के आसपास हो? आई थिंक ऑल ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट आप देखेंगे जो मिड साइज PSU बैंक्स हैं उनमें मोमेंटम नो ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू SBI। सो आई थिंक यहाँ पे अगर स्ट्राइक्स पे हायर लेवल के स्ट्राइक है तो 1060 1070 जो रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी एक छोटा सा हर्डल वहाँ पे रह सकता है। आई थिंक वहाँ तक टारगेट फिलहाल रखने चाहिए। सो 1070 के आसपास के अगर ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेडिंग करना है तो 1070 के आसपास के आप मूव्स देखने चाहिए। जय SBI का जिक्र हो गया, इंडियन बैंक का जिक्र हो गया, बैंक ऑफ इंडिया का जिक्र हो गया, सब अच्छा करते हुए। और याद रखिएगा कुछ देर बाद इंडिगो के नंबर्स भी आएंगे और एक बार इंडिगो लेके आइएगा। और इंडिगो जस्ट नंबर से पहले ये ट्रेड करता हुआ 4922 पे। इंडिगो बहुत दिनों बाद याद रखिएगा अपने 20 डे को स्ट्राइक कर रहा है। आज पिछले 4 सेशन में चारों के चारों बार इसने 20 डे को स्ट्राइक किया और आज हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में, इन पिछले 4 सेशनों की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लोज हो रहा है। तो नंबर से पहले थोड़ा सा कन्विक्शन जाहिर करता हुआ। और अब मैं क्लोजिंग की तरफ अगर आप देखें जाऊं उससे पहले एक बार एक स्टॉक का जिक्र मैं और करना चाहूँगा जो आई थिंक आज सुबह जिक्र भी किया गया था, स्ट्रेंथ थी उसमें वारी, और टुवर्ड्स क्लोज हल्की से अनवाइंडिंग थी, अर्निंग्स का सपोर्ट था, लेकिन हाँ एक 2666 पे अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। आज की टॉप गेनर्स में अभी भी सबसे ऊपर इंडियन बैंक, सोना BLW, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, अशोक लेलैंड याद रखिएगा 5% के गेंस के साथ एट 190 158 ये अपने करियर हाई पे, ऑल टाइम हाई पे। गजब का अगर आप देखें इसका ये दौर रहा। एंड स्पेशली अगर आप इसको मतलब मार्च 25 से देखें, मार्च में 100 रुपये का भाव और अगली मार्च अभी आई भी नहीं है, इट्स 191, ऑलमोस्ट अगर आप देखें डबल हो चुका है ये। और एक स्टॉक पोस्ट अर्निंग्स जिसने आज थोड़ा सा एक करवट लिया, जरा प्लीज़ लेके आइए, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ करीब 3487 पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ, ये एक अच्छा मूव दे रहा है। और MCX मेरे स्क्रीन पे जो लास्ट पिछले 10 मिनटों में OIs को हिट कर रहा है वो है MCX, रिकवरी है लोअर लेवल से। और यस मानस, फाइनली आपका टेक क्या होगा MCX पे? आज का लो इसका अगर आप देखें तो वही शॉर्ट टर्म एवरेज रहा जिसको बार बार होल्ड करता है, और इस पूरे फेज में मेरे ख्याल से अक्टूबर से लेकर अब तक कभी 20 डे ने वायलेट नहीं किया। देखिए ये सही है कि 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, लेकिन फिर भी खरीदारी तो अभी नहीं करेंगे क्योंकि 3-4 दिनों से हम गिरावट देख रहे हैं। 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करने के लिए ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। अगर 2375 के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2240 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी 2375 के ऊपर ही करनी चाहिए। ओके, चलिए ये बात हो गई MCX की। निफ्टी 25,300 के ऊपर बंद हो रहा है, ये थोड़ा सा एक हल्का सा पॉजिटिव गिना जाएगा क्लोज के हिसाब से। सोना कॉम्स की बात की थी, एक बार ऊनो मिंडा देख लेते हैं। ऊनो मिंडा का चार्ट आएगा आपके स्क्रीन पर, ये भी डे हाई पर इस समय बंद होने की तैयारी कर रहा है। अरुण जी एक बार ऊनो मिंडा का चार्ट देखिए। देखिए 1200 के ऊपर अगर क्लोज होता है अनुज जी तो इसमें वापस रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो करंटली 1180 1190 एक इसका ब्रेकडाउन लेवल सा वापस उसी को रिटेस्ट करते हुए जा रहा है। पर अगर ये 1200 के ऊपर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है रिवर्सल कैंडिडेट बन सकता है। तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, वेट एंड वॉच ही सिचुएशन रखें। 1200 के ऊपर ही इसको खरीदारी की सलाह दूंगी। चलिए यूनो मिंटा, लेकिन फाइनली अगर आप देखें 25,321 डे लो से अगर आप देखें तो लगभग एक अच्छी रिकवरी और डे हाई से उतना ही लॉस। लेकिन अनुज क्लोजिंग पे कमेंट्स और ओवर टू यू। बिल्कुल, चलिए क्लोजिंग एक नो मैंस लैंड में हुई है। मतलब 1 घंटा पहले जो क्लोज हुई होती तो बहुत डिसअपॉइंटिंग होती, लेकिन अब थोड़ी सी बेटर क्लोज है।
25,320 के आसपास। बैंक निफ्टी करीब करीब 500 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है 59,286 पर। निफ्टी आईटी ये भी करीब करीब 1% की रैली के साथ 338 पॉइंट ऊपर रहा। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1.5% ऊपर था। स्मॉल कैप इंडेक्स हालांकि कम चला रिलेटिवली 0.8%। हालांकि एडवांस डिक्लाइन अच्छा था, 3:1 का एडवांस डिक्लाइन था। 2257 बढ़ने वाले शेयर, 735 गिरने वाले शेयर। सेक्टोरल गेनर्स पर आते हैं और सबसे ऊपर डिफेंस, फिर पीएसयू बैंक्स। डिफेंस 3% एक्चुअली। पीएसयू बैंक में शानदार रैली थी आज 2.5%। कैपिटल गुड्स, फार्मा, मेटल्स और एफएमसीजी सभी में शानदार तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। इकलौता सेक्टर और लूज़र रियल्टी, यहाँ पर कुछ अलग ही दिक्कत है, खासतौर से मुंबई बेस्ड स्टॉक्स में। अब आते हैं हम निफ्टी गेनर्स पर। सबसे ऊपर डॉक्टर रेड्डीज 5% ऊपर, फिर बीईएल 4%, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में अच्छी खासी रैली रही। लूजर्स पर आते हैं इटर्नल, निफ्टी का टॉप लूजर, सबसे फिसड्डी स्टॉक आज का, करीब करीब 2.5% नीचे। एसबीआई लाइफ, आयशर मोटर्स, टाइटन, मैक्स हेल्थ केयर और अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पर आज आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। चलिए कुल मिलाकर नेट फिरो 0 सन्नाटा, मतलब मार्केट जहाँ खुला और जहाँ मतलब जो लो था उसके मतलब एक हाई लो के बीचों बीच ही जाके मार्केट सॉर्ट ऑफ बंद हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अनुज। और इसे कहते हैं रफ्ता रफ्ता ये हफ्ता निकल ही गया, बड़ा दुखदाई रहा, पीड़ा भी हुई बहुत इस हफ्ते। और करीब करीब 24920 के लो के अगेंस्ट ये रिकवरी फिर भी अगर आप देखें थोड़ी अच्छी लग रही है। बाकी समीकरण, संकेत, सेटअप, रणनीति सब कुछ लेके फिर एक बार फिर से अनुज और मैं और पूरा पैनल सुबह सुबह आपसे मुलाकात करेगा मुनाफे की तैयारी और मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार।